चिली साहब, हम लाइव हो गए। हमारे मेहमान भी तशरीफ ले आए हैं। तो रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है। टोरंटो की एक भीगी भीगी सुबह, 12 डिग्री की मीठी खून की। मौसम बहार का चल रहा है, मगर अब भी मौसम सर्द है। मगर यहाँ जिंदगी रवां दवां है। और मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक बावकार, वज़ादार, बाइलिंगुअल नाकिद, मुशफ़िक़ प्रोफेसर और हर दिल अजीज मुकर्रिर से हुआ चाहती है। मिसाली और गैर मामूली इल्मी और तहजीबी खानवादे के वारिस प्रोफेसर शाफिक किदवाई बर्र सगीर के मसरूफ़ और मकबूल तरीन कलमकार और नाकिद हैं। आम तौर पर इन्हें सर सैयद अहमद खान का वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। समाजी, सियासी और तहजीबी मामलात को बहुत सादा असलूब में बयान करने का फ़न कोई शाफिक किदवाई से सीखे। नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनारों के बुर्दबार मुकर्रिर को सुनकर आम सामे बड़ा रूखा और अपने आप में गुम पाता है। मगर वही शाफे जब दोस्तों के दरमियान होते हैं तो महफिल की जान, शगुफ्ता, तंज़ो मिजाह की से मुज़य्यन और ज़ोरदार कहकहा लगाने वाले। इसके साथ तनकीदी असलूब से परे शाफिक किदवाई की नस्र बड़ी दिलगीर और दिलसोज और नॉस्टैल्जिया से भरपूर हुआ करती है। खासकर इनके खाके अभी हाल ही में अम्मी की याद में अबुल कलाम कासमी और बड़े भाई का खाका जो उन्होंने लिखा है वो अपनी मिसाल आप है। यहाँ तनकीद निगार का दिल दाखिली ट्रिप में एक हर एक को अश्क बार कर देता है। मुझे ये इफ्तिखार हासिल है कि भाई शाफ़े किदवाई मुझे अपना दोस्त मानते हैं। आइए मोहतरम का इस्तकबाल एक खूबसूरत शेर से करते हैं। मैंने कहा खराब हूं गर्दिशे चश्म मस्त से, उसने कहा कि रक्स कर सारा जहां खराब है। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 5, 212 एपिसोड। किबला शाफी किदवाई भाई, आदाब, मिजाज गिरामी। हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने जिस तरह से तारुफ कराया, आप बहैसियत ड्रामा निगार के और बहैसियत अदीब के तो मारूफ ही हैं, लेकिन आपने अभी जो मेरा तारुफ कराया उससे अंदाज़ा होता है कि आप शायर हैं। और शायर होने का आपने सबूत दिया। जो जिस तरह से मेरी जो जो बातें कही, जिसका मेरा ताल्लुक बहुत कम है, वो सब बातें आपने कही। तो आपके शायर होने पे भी मुझे ईमान मैं ले आऊँगा और ले आया, बल्कि आपने जिस तरह से तारीफ की, शुक्रिया बहुत बहुत। इससे पहले कि हम अलीगढ़ और अपनी पुरानी बातों में गुम हो जाएं, ज़रा सा मुझे वक्त दीजिए कि मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट तस्वीरें आपकी शेयर करूं। तो हम्म, थोड़ी सी टेक्निकल। नहीं, चलिए हम लोग गुफ्तगू करते हैं, बाद में दिखा दिएगा। तस्वीरों से कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। एक सेकंड भाई।
शहबाज दीद, खबर निगारी, इस किताब की मुझे खबर नहीं थी। ये ये पहली किताब है मेरी, पहली जी जी। किताब आपकी है? जी हाँ, जी हाँ। और फिक्शन, ऑनगोइंग बोर्ड, मॉडर्निज्म, ठीक है। तो हयाती जावेद पे बात होगी। अच्छा, माशाल्लाह। आप बताते जाएं साहब, ये तस्वीर किसकी है, और एक एक जुमले में। भाभी साहिबा। हम्म। ये अच्छा, ये स्क्रीन पे आ नहीं रही, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन कौन सी अच्छा, तस्वीर आप दिखा। आप, हाँ, मैं ये साहबजादे के साथ है ये तस्वीर आपकी। और ये मेरे ख्याल में पोते साहब हैं, माशाल्लाह। हाँ हाँ, जी जी जी। मैं बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, शारिफ किदवाई इनका नाम है, ये एप्पल में है, हाँ, सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। अच्छा, और इनके ये बेटे हैं, इनका नाम है जायम। और दो बेटे हैं, एक बेटा हमारा अभी इन्होंने बीए किया है, वो दिल्ली में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरे ये हैं शारिफ, इन्होंने अमेरिका से टेक्सास एंड से एमटेक किया है। अब एप्पल में है, ये कंप्यूटर इंजीनियर है ये। माशाल्लाह। अच्छा सैन साहब, ये फ्रांसिस्को में दो बेटे हैं, हाँ। बड़ी ही नॉस्टैल्जिक तस्वीर। ये शहरियार साहब बैठे हुए हैं, मोहसिन हैं, आप हैं। ये मेरे ख्याल में जी जी। लखनऊ ये लखनऊ की है, जी जी। यूनिवर्सिटी की तस्वीर, जी हाँ, जी। ये भी बहुत ही जबरदस्त पुरानी तस्वीर है। और इसमें अनीस अशफाक हैं, मोहसिन हैं, आप लोग सभी हैं। जी, हाँ, जी बहुत जी। इम्पोर्टेंट। इरफान जी जी, ये सिद्दीकी भाई। मखलूक साहब के घर की है, हाँ। जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब वगैरह, मैं तस्वीर देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन पे कौन सी आप दिखा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये वो तस्वीर होगी जिसमें लखनऊ में स्टूडेंट लाइफ की, हाँ, 80s की बात, 81 वगैरह की। 81। 80, 81, हाँ 82, ये 85 में तो मैं अलीगढ़ आ गया, उससे पहले की तस्वीरें होंगी ये। ये उसके पहले की रामलाल तस्वीर। साहब, हाँ। नैयर रामलाल मसूद साहब साहब, हैं। रामलाल, नैयर मसूद, हाँ हाँ, शमस फारूकी, वेरी इंपॉर्टेंट। फारूकी साहब। हाँ, फारूकी साहब भी हैं, जी जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीर। अय्यर साहब के घर की, जी जी जी। अच्छा, और ये सर, ये मेरे ख्याल में साहित्य एकेडमी का प्रोग्राम है, उसकी जी तस्वीर। जी। आई डोंट नो क्यों। अच्छा, इन तस्वीरों को हम फिर भी दिखा, ये थिंक फेस्ट लाहौर का फेस्टिवल है, उसकी तस्वीर है ये। जी जी, उसमें बहुत से लोग आए थे। और अफ्रीका से वो थी, आयशा जलाल थी, महमूद ममदानी थे, मोहसिन हामिद थे। तो ये क्या थिंक फेस्ट था, लिटरेरी फेस्टिवल से ज़रा सा मुख्तलिफ था। हम्म। और ये जो अंग्रेजी वाली किताब है उस पर एक सेशन था, सेशन। तकदीर रिलीजन एंड नेशन, इस पे एक गुफ्तगू थी। गुड। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान गया था 3 दिन के लिए। लाहौर। और हाँ, लाहौर में बहुत दिलचस्प बात मैं बताऊं कि मैं दायरे वाघा बॉर्डर में क्रॉस किया तो एक ग्राफिटी लिखी हुई थी, बड़ी दिलचस्प। उस पे लिखा हुआ था, वी रिस्पेक्ट एवरीवन हम्म, एंड वी सस्पेक्ट एवरीवन। हाँ, बहुत अच्छे हैं। तो मुझे बहुत। ऑरवेल याद आए कि हाँ, ऑरवेल इस तरह के जुमले लिखने में उनको बहुत ही महारत थी। हम्म, तो वी रिस्पेक्ट एवरीवन एंड वी सस्पेक्ट एवरीवन। बहुत अच्छे। तो ये लाहौर में। ईरानियन ईरानियन डेलीगेशन है कोई? जी हाँ, उसकी तस्वीर। हाँ हाँ, ये आया था अभी, वो सफीद एकेडमी में मैं था उसमें। तो बाकी उनके दो तीन उनके वो भी थे, उनकी जो मजलिस है उसके भी स्पीकर थे, और दो लोग और थे, तो ये हम्म, लोग आए थे। हाँ, ये सफेद एकेडमी में इनका एक फंक्शन हुआ था, अच्छा। उसका मैं तब डायरेक्टर हूँ, जी जी। अच्छा, ये इसमें सरबत भी हैं, और यानी गुलजार साहब हैं। हम्म, हाँ हाँ, ये साहित्य एकेडमी का एक प्रोग्राम था, तो इसमें गुलजार साहब थे, शीन काब निजाम है, शबनम इशाई है, सरवत खां है, सभी। और वो है, हाँ ये लोग सभी लोग हैं। और वो है हमारे अब्दुल कन्वीनर है, हमारे चंद्रभान ख्याल साहब। तो हाँ, हम लोग चंद्रमा। सबसे कमरे में थे। तो वहीं ये हुई, उमर फरत है, ये लोग हैं सब उसमें, जी जी। ये ये, अभी अब पिछले साल की तस्वीर है ये। अच्छा, हबीब साहब के साथ ये डिपार्टमेंट की तस्वीर लग रही। इरफान हबीब साहब के साथ, जी जी। कौन सा भी हबीब? हाँ, ये के साथ, जी जी। ये जनाब लखनऊ वाले, जो है मेरे ख्याल में, जिक्र जो किताब इनकी आई थी उसकी इजरा है। क्या नाम है फिल्म मेकर?
मुजफ्फर अली के साथ ये। मुजफ्फर साहब जी, मुजफ्फर साहब अलीगढ़ कई बार आए। हम्म। लखनऊ से ताल्लुक था, यहाँ भी हम लोगों ने उनकी किताब का इजरा कराया। हाँ, गुड। और हाँ, यहाँ भी और गर्ल्स कॉलेज में भी और फिर करेडी हाउस में 2 सेशंस हुए। तो वो वाह। यही अलीगढ़ पढ़े हुए हैं, तो बहुत खुश हुए आके अलीगढ़, बहुत दिन के बाद आए। हम्म। और उनको अच्छा लगा, फिर सर डे में भी उनको चीफ गेस्ट बनाया था। वाह। तो वह इस तरह ये के लिए साहित्य सब आए थे। अकेडमी की कोई स्पीच आपकी है, उसकी तस्वीर? हम्म। हाँ हाँ। जी जी। ये बनारस लिटरेरी फेस्टिवल। हाँ, वाह। ये तो अभी अभी मैं गया था जी जी, उसमें तो कई राइटर्स आए थे, बहुत मतलब लोग थे। ये बहुत ही जबरदस्त तस्वीर है आपकी उदयपुर फेस्टिवल की। आप माशाल्लाह महाजन लग रहे हैं इसमें। आप भी वहाँ मौजूद थे, आप भी बारात के दूल्हा तो आप ही थे वहाँ पे। तस्वीर, ये जबरदस्त तस्वीर है जी। हाँ हाँ, वो राजस्थानी जो कैप लगाए हुए, जी जी। अच्छा, एक बहुत ही आप बाद में फिर देखिएगा कि एक बहुत ही नायाब तस्वीर में ढूंढ के निकाले। मेरे ख्याल में ये कलकत्ते में जो सेमिनार हुआ था, दो 200 years ऑफ सहाफत, उसमें आपकी हाँ और हाँ हमारी तस्वीर बहुत ही अच्छी। हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल, जी जी। कलिंगा फेस्टिवल, उसकी ये इनाम हाँ की तस्वीर। हाँ, वही किताब पे उसको इनाम मिला था, भुवनेश्वर में हुआ था एक फंक्शन, जी जी। और हम्म, ये अवार्ड ग्लोबल मीडिया एजुकेशनल काउंसिल का अवार्ड है ये, उसकी। जी 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 ये। अच्छा साहब, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लास्ट में थी, ये रंगमंच कनाडा की तरफ से आपको ट्रॉफी दी जा रही है हैप्पी रिटायरमेंट की। उसकी ये अच्छा। तस्वीर ये मैं अलग से आपको भेजूंगा जी साहब। जी, जरूर और जरूर, शुक्रिया। वो और साहब, ये लास्ट तस्वीर है, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। तो यहाँ वाह। इसको बंद करते हैं और जी लेट्स गो बैक। जी और जी बिल्कुल। अच्छा साहब, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तस्वीरों की, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, मगर बड़ी अच्छी तस्वीरें, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अब ये सिलसिला कुछ होता है कि साहब, हुजूर वाला सबसे पहले तो सबकदोशी यानी रिटायरमेंट की भारी भरकम मुबारकबाद। ये बताइए कैसे? वेलकम, वेलकम टू द सीनियर्स क्लब जी साहब। हाँ, ये थैंक यू। हम्म। जी जी, अभी दायरे 8 अप्रैल को मेरा जो ये मुद्दत कार थी एज ए डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से खत्म हुई। और इस माह के अंत तक, आखिर तक तो दायरे टेन्योर रहेगा। फिर सफीद एकेडमी का मैं डायरेक्टर हूँ, हम्म। वो तो दायरे कंटिन्यू करेंगे। इसमें तो करेंगे। इस पे हाँ, और ये जो है रिटायरमेंट तो दायरे हम लोगों को सबको पता है। जिस दिन आदमी नौकरी शुरू करता है उस दिन उसको पता रहता है। लेकिन एक जो मुझे जो बहुत एक अहम बात लगी, और मैं बहुत मतलब बहुत, इट मेड मी मोर हम्बल, कि हमारे बहुत से स्टूडेंट जो 30 साल 25 साल पहले करके गए कोर्स, उन सब ने मेरे बारे में जो कुछ लिखा, हाँ, तो मुझे बहुत। बहुत दराजी नफ्स का बहुत सामान कर दिया। और हाँ। मुझे बड़ी हैरानी कि इतने दिन के बाद भी लोगों को याद है। और साहब, मैं रिटायरमेंट पे मैंने भी एक पीस लिखा है। और मेरा 85 में मैं अलीगढ़ आया। अलीगढ़ उससे जब इंटरव्यू हुआ तो हमारे में सैयद हामिद साहब वाइस चांसलर थे। वाह। तो मैं पहला इंटरव्यू आज भी मैंने इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक पेश किया है, उसमें इसी से शुरुआत की। तो जब मैं गया उनके इंटरव्यू बोर्ड में, तो सईद हामिद साहब उसकी सदारत कर रहे थे। उनका आप नोटिस बोर्ड पे जाइए, और मुझे ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग दायरे जर्नलिज्म की पोस्ट थी, उसके बारे में कुछ मुझे बताइए। तो हम्म। मैं नोटिस बोर्ड पे गया। तो मैंने कहा मैंने कहा मैं जवाब तो देता हूँ, बस मैंने शुरुआत की, मैंने कहा कि उनका मुझे पढ़ाइए। तो उन्होंने कहा आई कांट टीच यू, बट व्हाट आई नो आई कैन टेल। फिर अच्छा। मैं 5 7 बोला। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि देखिए, टीचिंग जो है ये परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है, है ना। अगर आप माली बड़े गुलाम अली खान से कहें, या लता मंगेशकर से कहें, या रविशंकर से कहें, तो इंस्ट्रूमेंट भी बजा देंगे और जाहिर है वो लोग गाना भी गाने लगेंगे। लेकिन जो टीचिंग है, इट रिक्वायर्स सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन और प्राइवेसी। तो वाह। टीचिंग ये ऐसी नहीं है कि खैर थोड़ा सा, इसी से मैंने रिटायरमेंट। और आप देखिए टीचर का रोल क्या है। अब तो आप दुनिया के किसी टॉपिक को आप पढ़ाने जाए क्लास में, तो आपको पता है कोई भी टॉपिक आप लिखेंगे नोटिस बोर्ड पे, तो 10,000 सफ़े, और बल्कि उससे ज्यादा जो एंड्रॉयड फोन है या चैट जीपीटी आपके सामने कर देगा। तो टीचर का क्या रोल है? वी आर नो लॉन्गर लोन प्रोवाइडर ऑफ नॉलेज। अब सिर्फ हाँ। हम इत्तला देने वाले नहीं, सैकड़ों चीजें हैं। तो टीचर का क्या जॉब है? मैंने इसका भी जवाब दिया। मैंने कहा टीचर का जॉब ये कि आप में एक सेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करें।
वाह। आवर जॉब इज नॉट क्रिएट नॉलेज बट क्यूरेट नॉलेज। कहाँ कहाँ सोर्सेज हैं जिनको आप इस्तेमाल करें। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है, यही द ओनली थिंग जो टीचर आज क्या कर सकता है, सिर्फ ये आप में सलाहियत पैदा करे। यही मसल में टीचर होने का जवाब भी यही है। वाह। और तो देखिए, इंफॉर्मेशन में आप टीचर का या नोट्स में आप मुकाबला नहीं कर सकते। नोट्स तो है, वो टीचिंग है नहीं। नहीं, जी जी। बिल्कुल। अच्छा जी साहब, जी। बहुत सारे हमारे साए दीवार पे बेपनाह लोग आ गए हैं। और अच्छा। हमारे अयूब भाई कह रहे हैं तस्वीरें नहीं देख रही हैं। सलाम अलैकुम। बिल्कुल, तस्वीरों का थोड़ा सा मामला हुआ, मैं आखिर में फिर इसे लगाने की कोशिश करूंगा। और अब्दुल मोइज शम्स डॉक्टर साहब देख रहे हैं अलीगढ़ से। और रविंद्र जी। कुमार एक सलाम कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं। और ये सबका शुक्रिया। वहाँ से रविंद्र कुमार बहुत ही अच्छे बच्चों के अदब अतफाल के जी। गिफ्टेड मैं वाकिफ राइटर हूँ हैं। जी। हाँ। और परवेज मलिक ज़ादा देख रहे हैं। और ये फुज़ैल हमारे अहमद टीचर साहब हैं, देख रहे हैं। दादा साहब के बेटे। हाँ। वॉचिंग फ्रॉम बस्ती फुज़ैल अहमद साहब देख रहे हैं। और असद फारूकी भाई देख रहे हैं अलीगढ़ से, सलाम कह रहे हैं। माशाल्लाह, हमारे हाँ वक्त हाँ। की नामवर इल्मी और अदबी शख्सियत माहिर सर सैयद शाफिक किदवाई सर का इस्तकबाल। मकसूद अहमद कामरान साहब देख रहे हैं लाहौर से। और ये अक्सर आपको याद करते रहते हैं, मुझे भी कहा है कि भाई शाफिक भाई से अरे मिलवा दीजिए। इनायत शुक्रिया। लाहौर से आपको देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। नाहिद अख्तर साहिबा देख रही हैं हैदराबाद से, आपको सलाम कह रही हैं। मोहम्मद फैज़ान भाई देख रहे हैं दिल्ली से। और अस्सलाम वालेकुम। नामक पब्लिकेशन सर को सुनने की शदीद ख्वाहिश थी। तो अरे फैज़ान भाई शुक्रिया। देख रहे हैं आपको। और अयूब भाई, आप प्रोग्राम के आखिर में सारी तस्वीरें लगा दीजिएगा, ज़रूर लगाऊंगा। राजीव प्रकाश और साहिर जी देख रहे हैं ये, आदाब कह रहे हैं आपको। नियाज जयराजपुरी भाई हमारे बड़े अच्छे शायर दोस्त हैं, आजमगढ़ से देख रहे हैं, हाँ। सलाम कह रहे हैं। महमूद अहमद बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे दोस्त हैं, इनके बारे में आपको बताऊं कि ये आपकी तरह हिस्टोरिकल आदमी है। ये शाहिद अहमद देहलवी के साहबजादे हैं। ये अरे माशाल्लाह, वाह। न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। शहनाज रहमान साहिबा आदाब कह रही हैं। और चलिए। अहमद नदीम साहब मेरे ख्याल दिल्ली से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। दोस्तों, ये ज़रूर बताइए शाफी भाई को कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कि फिर ना पता भी चले कि शाफी भाई के चाहने वाले किस किस कोने में बैठे हैं। नहीं तो नहीं, आपके चाहने वाले बहुत हैं। समझो बल्कि कतील है, आपके कतील बहुत हैं। कतील अच्छा है भाई। दोस्तों को जो ओवरसीज दोस्त हैं उसमें बहुत सारे ज्वाइन हो रहे हैं और शामिल होंगे। माशाल्लाह, उनको बताते चलो कि आप मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। मौलाना ने आपको गोद में उठाया है। ज़रा दोस्तों की इसकी तफसील बताएं, साथ ही ये बताएं कि बचपन कहाँ और कैसा गुजरा। हाँ जी, जैसा जैसा अभी आपने फरमाया, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी मेरे सगे नाना थे। नमक। और मेरा बचपन दरियाबाद में गुजरा। और मेरी वालदा उनके साथ रहती नहीं, क्योंकि हमारी नानी का इंतकाल खासा पहले हो गया था। तो उनकी चार बेटियां थी मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी की। मौला तो उनकी बारी बारी से जा जा के रहती थी, लेकिन ज्यादातर हमारी वालदा का क़याम रहता था दरियाबाद में। तो हम लोग पढ़ते तो जाहिर है लखनऊ में थे, लेकिन दरियाबाद में बचपन बहुत गुजरा। मौलाना, मैं जब उनका इंतकाल हुआ तो मैंने उसी साल 76 में, 77 में इंतकाल हुआ, 76 में मैंने हाई स्कूल पास किया था। तो वो जो थोड़ा बहुत कुछ लिखने का जो या पढ़ने का से जो दिलचस्पी पैदा हुई, उसमें मौलाना का मौलाना दरियाबादी का भी बहुत हाथ था। हम बहुत लोग हाँ। जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, जब जाते थे तो जैसे ही हम लोग दोपहर में, तो वहां पैसेंजर चलती थी। दरियाबाद जो है लखनऊ से 60 किलोमीटर है। तो हम लोग जब पहुंचते थे, तो जब वो जाते थे, हम भी नहीं, मैं भी और हमारे जितने भाई थे, मैं खलादात भाई, सलीम किदवाई, अब्दुल रहीम किदवाई, मोइस किदवाई, नाफे किदवाई, राफे किदवाई, सब जो जाते थे तो कहते थे अपना एक रोजनामचा बना के लाइए कि आप किस वक्त क्या करेंगे, कितनी देर खेलेंगे, कितनी देर पढ़ेंगे। वो ये हर वक्त, मतलब सुबह हम लोग जाते थे तो दिन भर का रोजनामचा होता था। ओह, कि लाइब्रेरी एवरी मैन साइक्लोपीडिया मुझे देते थे कि आप पढ़ के मुझे बताइए फला किताब है राशिदुल खैरी की। तो ये सब चीजें, मतलब उनके पास किस वक्त आप खेलेंगे, खेलने में कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन हर चीज का एक, मतलब एक वो वक्त। कहते थे रोज अच्छा लिख के लाइए। और सुबह से शाम तक की मसरूफियत उनके पास थी। मगरिब तक, मगरिब के बाद तो जाहिर है फिर वो नहीं, लेकिन मगरिब तक। और तो उस वजह से बहुत होगा, रोज जो किताब पढ़ते थे, कहते अच्छा आपने क्या पढ़ा बताइए। तो ये सब चीजें, एक किताब थी अंग्रेजी की, वो थी, अब तो मुझे कहीं दिखती नहीं, उसका नाम था इंग्लिश थ्रू पिक्चर। वो खुद पढ़ाते थे मौलाना हम लोगों को। हम लोग उनको अब्बा कहते थे। तो हम लोग को वो खुद किताब पढ़ाते थे। वाह। तो और
ये बहुत सब चीजें आती थी। और आखिरी उम्र में देखिए, उनकी उम्र जब मैंने होश संभाला तो जाहिर उनकी खासी एज हो गई थी। उस जमाने में इब्रानी सीख रहे थे, इजरायली एम्बेसी से उनके पास लेसन आते थे, वो पढ़ के जवाब देते थे। तो कहते थे सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई चीज आदमी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, किसी भी उम्र में आदमी सीख सकता है। तो अब 70 साल 75 साल की उम्र में वो इब्रानी उन्होंने सीख रहे थे। उस वाह जमाने में जाहिर किताबें कम थी, नेट था नहीं। तो जो इसराइल एम्बेसी है, इजरायली एम्बेसी उनको खत उनसे बदरिया खत किताबत इब्रानी की किताबें आती थी। तो इल्म का या चीजों से दिलचस्पी उसी जमाने से थोड़ी बहुत पैदा हो गई थी जी। वाह वाह वाह। साहब मेरी खुशबख्ती है कि अलीगढ़ की तालीम के दौरान मेरे ख्याल में 1975 की बात है कि हाँ मौलाना हमको को वो जी, कॉन्वोकेशन के उसमें आए थे और हमको उनकी डिलीट मिली तकरीर, थी हाँ जी। हमने भी सुनी उनको मगर रशीद साहब को साथ साथ मिली थी, हाँ एक रशीद अहमद सिद्दीकी, इन हाँ दोनों को जी। हाँ देखा हमने मौलाना को, तकरीर भी उनकी सुनी, मगर अब अफसोस होता है कि काश ये सेल फोन उस जमाने में होता कि उनकी तस्वीर खींच लेते और समझे वो बिल्कुल इस टाइप की कोई मामला नहीं था कि आपने तो उनकी तकरीरें सुनी और जो बता रहे हैं आप जो होमवर्क दिया जाता था ज़बरदस्त कि किस तरह ट्रेन करते हैं बच्चों को, कैसे तैयार करते हैं। अच्छा साहब, इस दौरान एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज आया आपके लिए, अभी हम लोग याद कर रहे थे सरवर सैयद सरवर हुसैन भाई को। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सरवर हुसैन का रियाज से दोनों मारूफ शख्सियतों को सलाम व मुबारक। प्रोफेसर शाफिक किदवाई बिल यकीन उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों के इल्म व अदब में यद तूला रखते हैं माशाअल्लाह जी साहब। अरे तो ये भी शर्मिंदा बता कर रहे हो, तराजी नफ्स का सामान हो रहा है उसके घर हाँ, पर। मैं ये भी बता दूं कि सरवर भाई हमारे बड़े अच्छे करम फरमा दोस्त हैं, मगर हाँ, पहली बार आपके मुबारक कदम समझे कि पहली बार हजरत हमारे यहाँ तशरीफ लाएं जी। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तर्जुमा करते हैं उर्दू बहुत से जबरदस्त, अंग्रेजी, हाँ हाँ। उर्दू में कशफुद्दुजा हमें रिसर्च स्कॉलर हैं, ये भी आपको दरभंगा से सलाम कह रहे हैं। और मोहम्मद फिरोज देख रहे हैं, कोलकाता से आपको सलाम कह रहे हैं। और जनाब हाशिम मोहम्मद हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, कोलकाता से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं कि सलाम अस्सलाम वालेकुम, मज़ा आ रहा है। मोहम्मद रिजवान भाई हम रांची से देख रहे हैं। शाफिक भाई साहब हमारे उस्ताद अच्छा माशाल्लाह उस्ताद रह चुके हैं और अब मास मीडिया पढ़ाते थे। इस वक्त उनकी एक किताब खबरनिगारी के नाम से आई थी, इस ज़माने में काफ़ी मशहूर हुई थी कि फ़न सहाफ़त पर नायाब और नादिर किताब थी। अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि रिजवान भाई के आप उस्ताद रह चुके हैं जी। और रिजवान साहब इन दिनों मेरे ख्याल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं रांची उर्दू, यानी रांची यूनिवर्सिटी में। जी हमारे जी बिल्कुल। करम फरमा दोस्त याकूब यावर साहब देख रहे हैं आप के हाँ, आर्गी में शाफे साहब की शमूलियत से खुशी हो रही। जज़ाक, चलिए अरे बहुत। रमीशा कमर साहिबा देख रही, कह रही हैं आदाबर से। और इखलाक आहन भाई आगे दिल्ली से बहुत उम्दा दिलचस्प और मालूमाती गुफ्तगू चल रही। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, देखते बताते रहें कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, और अगर किसी का नाम छूट जाए तो बुरा ना मनाइएगा। एक तो मैं चश्मा पहनता हूँ और दूसरे ये कि बहुत ही ये बड़ा नॉस्टैल्जिक इंटरव्यू है आज कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो। क्या आवाज से हाँ जी जी। तो जनाब नौजवानी की तस्वीरें हमने देखी आपकी। इस जमाने में लखनऊ में भी, लखनऊ तो बड़ा अदब का गहवारा था। किस उस्ताद से आप मुतासिर हुए और क्यों, लखनऊ वाले? हाँ जी बहुत। हाँ, लखनऊ में दायरे में जो तालीम हुई, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैंने तालीम हासिल की। सहावत की तालीम तो मैंने बनारस में हासिल की। लेकिन लखनऊ में जब मैं पढ़ता था तो उसमें लखनऊ उर्दू डिपार्टमेंट में जो लोग थे, बड़े उस जमाने के बहुत अहम असातिज़ा मौजूद थे। मौलाना शबीर हुसैन नौनवी साहब थे, मलिक दादा साहब थे, प्रोफेसर मलिक दादा साहब थे, महमूदुल हसन साहब थे, सुलेमान साहब थे, शुजात अली संजीवी साहब थे। ये सब वाह लोग थे। और हमारे बिल्कुल बराबर में एक था, एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट था, वहाँ एक प्रोफेसर गोपाल सरन थे। उनका ऐसा मैंने साहब ऐसा गिफ्टेड टीचर मैंने देखा नहीं। एंथ्रोपोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट, जाहिर मेरा सब्जेक्ट नहीं था, ये उर्दू डिपार्टमेंट के बराबर में थे। तो हम लोग उनकी क्लास में कम से कम 20 लड़के होते थे। मतलब उनके जो रेगुलर स्टूडेंट थे, जो क्लास लेने आते थे, तो कम से कम 200 250 लड़के उनके मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग आके
करता, उनके लेक्चर इतने मालूमात अफजा होते थे कि लोग उसमें आते थे। तो जहां तक देखिए उर्दू डिपार्टमेंट का सवाल है, मुझे लगता है कि सब बहुत अच्छे टीचर थे। मलिदा साहब का क्या कहना, और जिस तरह से वो चीजों को पढ़ाते थे। शबीर हसन साहब भी मतलब तनकीद में और बड़े अच्छे मुखर्रिर थे। मलिदा साहब तो बहुत स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल के बातें करते थे। और मलिदा साहब का एक चीज का तो मैं खुद गवाह हूँ, और मैंने बल्कि अंग्रेजी में एक बार उनके बारे में लिखा भी था कि एक दफा वो आए, मेरे जमाने में दायरे 81 वगैरह की बात है, क्लास में था, तो मुझसे पूछने लगे, डीसीएम के मुशायरे से लौटे थे, तो मुझे अंदाजा था कि मुझे कुछ जदीद अदब से थोड़ी बहुत शुद्धबुद्ध है। तो मुझसे कहने लगे कि आप क्या हसन नईम साहब को आप जानते हैं? तुमने साहब जानते क्या है, मैं तो स्टूडेंट था, मैं जानते क्या उनकी चीजें छपा करती हैं रिसालों में, अभी अभी उनकी शपून में छपी थी और आजकल में छपी थी, इस लिहाज से मैं जानता हूँ। कहने लगे हाँ, उस जमाने में लिया साहब लीडर थे, तो हम्म। कहने लगे हाँ, वो मुझे डीसीएम के मुशायरे में मिलते थे और बहुत से लोगों का मैं तारुफ करा रहा था। हसन नईम से मैं ज्यादा वाकिफ नहीं था। तो जब इनका नंबर आया तो मैंने मलिया साहब ने जो एक जिसको आप कहते हैं क्लीशेज का सहारा लिया और कहा कि इनके कलाम में कदीम और जदीद का इम्तजाज है, बड़े संजीदा शायर है, रिसालों में छपते हैं। आप उनके साथ ये आम गुफ्तगू उन्होंने की। तो कहने में जो हसन नईम साहब थे, जब खाने पे उनका सामना हुआ तो उनका, अरे मलिदा साहब क्या करते हैं, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं? तो मैं समझा कि समझेंगे कि मैंने इतनी अच्छी तकरीर की तो ये जरूर कहेंगे कि भाई क्या है। उन्होंने कहा मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में हूँ। तो आप प्रोफेसर हैं? तो उन्होंने कहा मैं जी प्रोफेसर तो अभी नहीं हूँ। फिर वो बताया कि आपको पता है जो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स होती है, मुझे मौका अभी नहीं मिला, बहुत दिन से ड्यू है। तो उनका मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए मलिदा साहब का बड़ापन ये है कि देखिए मतलब सब लड़कों के सामने कम से कम 25-30 लड़के थे, अगर कोई मुझसे ये बात कह देता तो मैं उसको छुपाता, कभी ना कहता। तो उनका हसन नईम साहब ने कहा नहीं आप, मैं तो आपको प्रोफेसर समझ रहा था। तो उनका हाँ, मैं हो नहीं पाया प्रोफेसर। उनका सिलेक्शन कमेटी ने उनका नहीं, आप हसन नईम के नाम से वाकिफ नहीं, तो आप जिस लाइनवी के जिस बुलंद मकाम पे फायद है, वे प्रोफेसर को जेब देता है। वाह। और आपको, आप नहीं जानते इसके बारे में। लेकिन देखिए इसमें बड़ी बात मलिक दादा साहब की ये है कि उन्होंने ये बात मतलब स्टूडेंट से कही। अगर देखिए कोई आदमी कच्चा आदमी होता, जिसको अपने पे एतमाद ना होता, ये बात कभी ना कहता। हाँ। उन्होंने कहा मुझसे कहना, उन्होंने कहा कि आप लाइल्मी के जिस बुलंद मकाम पर फायज हैं, वो सिर्फ एक प्रोफेसर को जेब देता है, तो वाह। आपको तो प्रोफेसर होना चाहिए था। मलिक साहब की कह रहा हूँ, इस तरह का देखिए सेंस ऑफ ह्यूमर था जो उन्होंने बड़ेपन की बात उन्होंने क्लास में कही। हम्म। और मलिक दादा साहब के अलावा शबीर हसन साहब भी बहुत टीचर थे, और बहुत क्लास भी जब होता था तो बहुत सी चीजें वो बताते थे। और मैंने अनिस अशफाक साहब ने भी उसी साल ज्वाइन किया था, तो मैं उनका भी शागिर्द रहा हूँ। अच्छा। और बहुत उन्होंने भी बड़ी, हम लोगों के उस जमाने में लखनऊ लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो अदबी अंजुमन थी, जगह जगह उन्होंने, मैं था, मोहसिन थे, शुएब निजाम थे, नदीम अशरफ जैसी थे, तो उस जमाने में इनका भी बड़ा हाथ था हम लोगों की। और नैयर मसूद साहब से तो हम लोगों ने बहुत सीखा। वो बहुत। जाहिर है क्लासरूम टीचर नहीं थे, से बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। मरीजा और मतलब हर तरह की, ऐसा मैंने साहब बहुत कम लोग देखे जो पब्लिसिटी से या अपनी बड़ाई से या अपनी तारीफ से खुश होने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन ऐसा मैंने आदमी नहीं देखा जो जिस तरह के नैयर नैयर मीर मसूद साहब मसूद। थे, जिस तरह। हाँ, और बड़े सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत था उनमें, बहुत बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर था। एक दफा मैं उनके पास 2-3 वाकया नैयर मसूद साहब से छोटे छोटे हैं, शायद हम्म। आपके कारिब दिलचस्पी। एक दफा मैं उनके यहाँ पहुंचा तो हम्म। अलीगढ़ आ चुका था, ईद का दूसरा तीसरा दिन था, मैं गया तो बढ़िया उनकी बीमारी शुरू हो गई थी, अल्जाइमर, आपको पता, कई साल जी। बीमार रहे। लेकिन वो ईद बिल्कुल शुरुआत थी तो मैं गया उनके यहाँ, तो बैठे हुए थे और अकबर हैदरी साहब उनपे, ईद का दिन था और एक मकाला सुना रहे थे। वो इकबाल तफजील अली के कायल थे यानी, इस पे वो अब 50 सफ़े का, 50 सफ़े शायद मुबालगा हो, लेकिन 20-25 सफ़े का मुकाला था। 30-20-25 सफ़े वो सुना चुके थे। मैं जब गया तो उनकी बेटी आई, उसने जाहिर समरा गालिबन नाम था उसका, वो आई, उसने सेवैयां वगैरह रखी। फिर जाहिर है ईद का दिन होता है, मुझे और भी कहीं जाना था, मैं थोड़ी देर बैठ के उठने लगा। हमारे जो नैयर मसूद साहब थे उनमें खास बात थी, कोई भी आदमी आया तो उसको गेट तक छोड़ने आते थे। हाँ। चाहे हम लोग तो बहुत शागिर्द थे, बहुत खुर्द थे। काजी जो हमारे अब्दुल सत्तार साहब थे, वो खुर्द बहुत कहते थे आप खुर्द हैं। अरे आपने भी सुना होगा, खुर्द हाँ, बहुत बहुत। कहते थे। तो बहुत। हम लोग खुर्द थे। तो खैर वो छोड़ने आए, गेट तक आए, बड़ा उनका बड़ापन। तो मुझसे कहना कि आपने एक फिल्म देखी है खिलौना? तो मैं चुप रहा, जाहिर है देखी थी, तो मैंने जाहिर उनसे मैं क्या कहता। तो उनका उसमें ये बैठे हुए थे बहुत देर से, अकबर हैदरी साहब मजमून सुना रहे थे, तो मैंने एक फिल्म आई थी खिलौना,
संजीव कुमार की। उसमें वो गाना गाता है, रफी जाहिर की आवाज में वो गाना था, उसका एक मिसरा उन्होंने पढ़ा, तुम मुझे किसके सहारे छोड़ जाते हो, खिलौना जानकर तुम मेरा दिल तोड़ जाते हो, तुम मुझे किसके सहारे। तो मैं फिर पलट के आया, मैंने एक बरेली साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आपको कहाँ जाना है, अमीनाबाद में, कहाँ जाना, मैं जा रहा हूँ। तो कहने अरे ये तो, ये क्या नैयर कह रहे हैं, ये तो भाई। हमने कहा डॉक्टर साहब ईद का दिन है, डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, आप उनको चलिए। मजबूत सुनाते हैं। तो कहने नहीं, मैं तो नौबस्ता में हूँ, इनकी ससुराल थी, मैं हम्म। ये नखास में रहते थे, नौबस्ता में मैं चला जाऊंगा। और बस एक और वाकया नैयर मसूद साहब की, बदला संजी का बहसियत अफसाना निगार, बहसियत आलिम के तो सब लोग जानते हैं। एक दफा मैंने क्या किया, तो एक उर्दू अकेडमी में एक साहब थे, उन्होंने यहाँ पे जज्बी साहब के साथ पीएचडी की थी, वो उनके यहाँ एक दफा बैठे हुए थे। फिर मैं 15-20 दिन के बाद एक बार फिर गया, बल्कि शायद मोहसिन या शुएब भी साथ में थे, हम लोग गए, फिर वो बैठे हुए थे। फिर एक दफा और गया तो भी बैठे, तो मैंने कहा ये साहब, ये आपके पास ये साहब बैठते हैं, कहने इनको तुम जानते हो, मैंने कहा मैं जानता हूँ, उर्दू एकेडमी में है। कहने इनके भाई जो इनके बहनोई थे, मसीह जमा साहब, उनके बेटे शाहिद हैं, तो जहाँ इनका घर है नैयर मसूद साहब, उसके पीछे उन्होंने फ्लैट्स बनवाए थे। कहा फ्लैट शाहिद ने बनवाए, उसमें ये रहते हैं, वो शाम को आ जाते हैं यहाँ पे, वो रोज मेरे पास आके बैठ जाते हैं। और इनका कहने, इनका मसला ये है कि जब आते हैं तो मैं एक हद बनाता हूँ कि सब तक वो बेवकूफ है। बेवकूफ के उन्होंने बिल्कुल आम फहम जो माने होते हैं, वो नैयर साहब ने, वो मैंने उनको बोलते नहीं सुना था, उस दिन उन्होंने वो बेवकूफ का जो मुतरादिफ है, जो बतौर गाली के हम लोग सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जब आते हैं तो मैं एक हद बताता हूँ कि इस हद तक बेवकूफ है। ओह। लेकिन जब ये आते हैं तो हद तोड़ देते हैं, हर बार वो हद बताना पड़ती है। तो इस तरह के नैयर साहब ने, और ये क्या साहब से, नशिस्तें बहुत। हाँ, हमारी मुलाकात हाँ जबरदस्त आदमी था, बहुत बहुत अच्छे। हाँ, उसमें बहुत। शहनशाह मिर्जा साहब थे, हाँ, ये बहुत। थे हमारे शहनवाज कुरैशी थे, वो कलकत्ते में भी रहे थे, यानी सजवाग साहब थे, मोहम्मद मसूद साहब थे, तो इनके एक बज्म थी, ये लोग मुझसे पहले की बात है, लोग हाँ, जिक्र करते थे बज्म हमला आवरा। तो हाँ, उसकी कोई रिपोर्ट किसी अखबार में नहीं छपती थी, वो कहते थे नहीं अखबार में नहीं छपेगी, मुख्तसर मकामी खबरें कौमी आवाज में नहीं जाएगी खबर, आप लोग जो भी बहस करना चाहें करें। तो ये देखिए पब्लिसिटी से या तशहीर से किस तरह से गुरेज करना चाहिए, ये नहीं साहब की बड़े बहुत खास बात बड़े काम है। लोग। अब कोलकाता से तस्लीम आरिफ, डॉक्टर तस्लीम आरिफ, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं। और जी जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बारासात, वहाँ हैं ये। हाँ तो वहाँ से जी जी। देख रहे हैं शाफे सर को, और आपको मेरा अकीदत भरा सलाम, तस्लीम आरिफ कोलकाता। ठीक है अल्लाह सर। मैं। बहुत बहुत ही अच्छे। जो मोहम्मद जहीर जर्नलिस्ट साहब देख रहे हैं राजस्थान से, और आपको सलाम फरमा रहे हैं। सहाफ़ी शायर MI जाहिर, है भाई जाहिर, जी जी, जोधपुर में रहते हैं, देखिए मैं जोधपुर उनको के हैं। बहुत। फारूक इंजीनियर भाई देख रहे हैं जयपुर से, आदाब कह रहे हैं। शायर है हजरती जी। कौसर मजहरी, शाफी भाई जैसी बावकार इल्मी शख्सियत को आपने इस आवारगी से जोड़कर बहुत अच्छा किया। इनकी अरे खिदमत। शुक्रिया कौसर मदरी साहब, कौसर जी मजहरी भाई, आप भूल रहे हैं कि आप ही ने मुझे वर्गलाया था कि भाई शाफे को घेरो। तो मैं को लेकर आया हूँ। अहमद अशफाक भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आप मिले होंगे पिछले NCPL के प्रोग्राम में, दोहा कतर से जी देख रहे जी। हाँ हैं। हाँ, मैं और कतर में भी कई बार मिला हूँ मैं उनसे, खैर जी जी कतर में बिल्कुल। मिले होंगे, हाँ। तो जी जी। और शाह आलम साहब, आप दोनों मोहतरमीन को बसत खुलूस सलाम पेश करता हूँ। शाह आलम मुकीम हाल दिल्ली। अच्छा। तो और आपका हर प्रोग्राम इल्म और अदब का शाहकार होता है, ये आप शाफे भाई के लिए कह रहे हैं, हमारे लिए किसके लिए कह नहीं रहे नहीं, हैं? आपके लिए। परवेज बिल्कुल। मलिक ज्यादा कह रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को बहुत मोहब्बत के साथ याद करते हैं शाफे भाई, बहुत खूब। मोहम्मद जाहिर कह रहे हैं कि सहाफत और तनकीद की बड़ी आवाज़ हैं शाफे साहब। अच्छा। भाई सवालात की कम कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवालात हमारे जम्बील में भी है, उसको भी पूरा करना है। तो उर्दू सहाफत के 200 साल पूरे हुए साहब, और आलमी छोटे बड़े हर तरह के उसमें सेमिनार्स में भी गए, आप भी गए, मैं भी गया। जर्नलिज्म के मामले में रीजनल जो सहाफत है, उसमें उर्दू सहाफत कहाँ खड़ी है, आपको क्या लगता है? देखिए उर्दू सहाफत का जहाँ तक मामला है, इसमें देखिए उर्दू सहाफत के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। 200 साल की जब आप भी उस सेमिनार में मौजूद थे कलकत्ते में, तो 200 साल में देखिए हमने जो, मुझे लगता है उर्दू सहाफत का असेसमेंट करने की जरूरत है।
और सिर्फ ये कहना, उर्दू सहावत का जब जिक्र होता है तो कहा जाता है इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, है ना। या पहले जो उर्दू के जो सहाफी, शहीद सहाफी थे, मौलवी बाकर का जिक्र किया जाता है। तो हम लोग एक तरह का बहुत मतलब पुरजोश अंदाज में, तहसीनी अंदाज में जिक्र करते हैं। लेकिन वहीदुद्दीन खान ने एक मजमून लिखा, तो मुझे भी लगता है कि आप उर्दू जर्नलिज्म को पढ़ें। 1822 में जाहिर आपके शहर से, कलकत्ते से अखबार शुरू हुआ। तो उर्दू सहाफत इब्तिदा से जब वो निकला, आपको पता है जामे जहानुमा, तो उसका एक मकसद ये भी था कि जो ईसाइयों की मुहिम थी, ईसाई बनाने की, उसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करना। फिर देखिए 1857 शुरू होता है। 1857 में बहर अंग्रेजों के खिलाफ थे। फिर 1947 आया, फिर दायरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उसके बाद फिर हमारे जब मुल्क तकसीम हुआ, तो मुसलमानों के जो 4-5 मसाइल हैं, जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, फसाद है, उर्दू का मसला है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सब बहुत अहम मसले हैं। तो इन्हीं सब पे हम गुफ्तगू करते रहे। तो उर्दू सहाफत असलन एहतिजाज की सहाफत है ना। कहा यह जाता है उर्दू सहाफत असलन एहतिजाज की सहाफत है। अकबर ने कहा था कि जब तोप से मुकाबला हो तो अखबार निकालो। तो अखबार का जो मकसद होता है जहन साजी करना। हम, मुझे लगता है कि ये 200 साल का अगर आप जायजा लें, तो हमें ये देखना 200 साल में जो पूरी दुनिया में जो फिक्री पेशरफ्त हुई, मसलन जो है इवोल्यूशन की थ्योरी आई, आइंस्टाइन आए, तो ये जो बड़ी बड़ी जो थ्योरीज आई, उसमें उर्दू सहाफत ने कोई रोल, कोई स्पेस बनाई जिसको पब्लिक स्फेयर कहते हैं, है ना। पब्लिक स्फेयर कोई बना जहां रैशनल थिंकिंग हो या नहीं हो। मुझे लगता है कि उर्दू सहाफत ने इसमें, अब सूरत हाल बहुत बदली। पहले भी शख्सियत की अगर आप सहाफत को देखें, तो जज्बे वाबस्तगी को उन्होंने फरोग दिया और आपकी जहन साजी की। लेकिन उर्दू सहाफत बुनियादी तौर पर मुझे लगता है, अगर आप एक्सेप्शन निकाल दें, तो मुझे लगता है कि ये एहतिजाज के महवर पर गर्दिश करती रही। उसके कुछ देखिए, सेंस ऑफ विक्टिमाइजेशन जिसको हम कहते हैं, विक्टिमहुड, अगर आप हिंदुस्तान में देखें तो विक्टिमहुड जो है एक अजीब तरह का फिनोमेना है। अब पंडित से बात करें, उसको भी लगता है उसके साथ जाती हो रही, मुसलमानों से बात कीजिए, हर एक से जाती हो रही है। आपको लगता है विक्टिमहुड जो है एक तरह का नया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल हिंदुस्तान में हर आदमी को लगता है उसके साथ जाती हो रही, मुसलमानों के साथ जाती हो रही, इसमें कोई शक है नहीं। लेकिन ये जो हम बताया जा रहा है, इसके पीछे वास्ता, उसके पीछे रास्ता क्या है? अंधी गली है, आप कहाँ जाएंगे? व्हाट टू डू, मुसलमान क्या करें? अगर आप यही पढ़ते रहे, आप, हमारे जमील मेहदी साहब थे या जमीयत था, ये सब अखबारों में इस मसाइल पे लिखा गया, ये उसका रास्ता क्या है? मुझे लगता है ये नहीं बताया गया। विक्टिमहुड का देखिए मामला ये है कि अगर आप खुजलाने लगे, और थोड़ी देर बाद खुजली में मजा आने लगता है ना। विक्टिमहुड उसी तरह की चीज है, आप मुस्तकिल गुजराते रहिए, खुजली में मजा आने लगता है। लेकिन हमने कोई वे आउट नहीं निकाला, या कोई रैशनल थिंकिंग, कोई हमने कोई पब्लिक स्फीयर ऐसा बनाया जहां इस तरह की बातों की गुफ्तगू हो। ये मौलाना आजाद ने या सर सैयद ने या और 2-4 लोगों ने फिक्री तौर पर इन चीजों पे सवाल किए। देखिए उर्दू सहाफत ने हमें बहुत कुछ दिया। अब उर्दू सहाफत में बहुत तब्दीली आई है। यानी अब अगर आप उर्दू सहाफत देखें, आज से 25-30 साल पहले की जो सहाफत देखें, तो अब मतलब सिर्फ ये जो 4-5 मैंने मौजूद बताए थे कि उर्दू है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, फसादात है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा भी जो मुसलमानों के जो और मसाइल थे, आप इत्तलाफ पढ़े, सहारा पढ़े या और दूसरे अखबार पढ़े, तो अब आपको फिक्री या अहम लोगों के मजामीन भी छपते हैं, सिर्फ गरम मसाला नहीं। एक दफा मैंने बहुत पहले एक मजमून लिखा था, अपने मजमून के बारे में हवाला देना मैं ख्याल में बड़ी बदजौकी होती है, लेकिन आप उसको एंजॉय करेंगे। तो मैंने पानियर में एक आर्टिकल लिखा था, तो मैंने लिखा था उर्दू जर्नलिज्म विदाउट फायरवर्क इज लाइक विमिल्टन विदाउट आइसक्रीम एंड स्ट्रॉबेरी, है ना। तो ये अब लेकिन उसमें तब्दीली आई है। अब वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि अब नई दुनिया, नशेमन या इस तरह के, जिस तरह के इसको हम कहते हैं गरम मसाला, उससे अब चीजें बहुत बदली हैं। तो मुझे लगता है बहुत से सेहत के मसाइल पर उर्दू सहाफत ने, देखिए अंग्रेजी सहाफत से मुतालिक उसमें देखिए छपता है, जैसे हम कहते हैं तोहम परस्ती, आप हाथ देख रहे हैं साल भर का या महीने भर का या रोजाना का छपता है ना, फोरकास्ट छपती है कि आज क्या होगा, है ना। लेकिन उर्दू अखबारों में देखिए किसी उर्दू अखबार में नहीं छपता है कि आज दिन आपका कैसा गुजरेगा। तो ये इस तरह की परस्ती, ये उर्दू सहाफत में अभी भी कम है बनिस्बत और अखबारों के। जी, लेकिन उर्दू सहाफत का मुझे लगता है फिर से असेसमेंट करने की जरूरत है कि 200 साल में हमने क्या खोया, क्या पाया। ये जरूर किया हमने, उर्दू सहाफत को इनकलाब का नारा दिया, पहला उर्दू सहाफी हमारे यहाँ आया, लेकिन जो कौम की जो जहन साजी थी उसमें हमने क्या किया और क्या नहीं किया, ये भी, इसका भी असेसमेंट करने की जरूरत है। और जो फिक्री पेशरफ्त हुई 200 सालों में, उसमें हमारा हमारा रोल क्या था, ये भी देखने की जरूरत है। जी जी। कौसर मजहरी भाई कह रहे हैं कि शाफी भाई को अपनी यादें जरूर लिखनी चाहिए, दिलचस्प होंगी, क्योंकि वो जानते हैं कि उसमें कौसर मजहरी का और जावेद दानिश का भी जिक्र होगा। ये जी जरूर जी है, बिल्कुल। आप जरूर लिखें।
मैं भी कहूँगा कि साहब ज़रूर लिखें, बहुत ही ज़रूरी। और नाहिद अख्तर कह रही, जावेद दानिश सर, ब्यूटीफुल प्रोग्राम, वी गेट एन अपॉर्चुनिटी डेल्व इनटू द इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्जेशन। मोहतरमा, आप पहली बार आई हैं, तो ऐसे आया करें, तो मैं आपको शरीफ लोगों से मिलवाया करूँगा। मोहम्मद भाई हमारे दोस्त हैं, कोलकाता से देख रहे हैं। आमिर फारूकी सलाम कह रहे हैं, ग्वालियर से। जी सर। जी जी। और बहुत से दोस्त आए हैं, और वो सिर्फ खिड़की पे हैं, अभी उन्होंने कमेंट नहीं किया। तो जब कमेंट करेंगे तो मैं नाम भी बताऊंगा। लुबना कमाल साहिबा होम्योपैथिक की बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं, बहुत ही मशहूर, कानपुर में हैं, और वो आपको फूलों का गुलदस्ता पेश कर रही हैं। अच्छा, रिजवानुद्दीन शुक्रिया। की भाई भी पहली बार आपके मुबारक कदम की वजह से आए हैं। शाफी साहब हमारे अहद के अहम नक्काद हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ज़रूर लिखें कि आप कहाँ से ये गुलदस्ते भेज रहे हैं। तो जनाब, अखबार हो या फिक्शन, प्रिंट मीडिया को क्या वाकई डिजिटल मीडिया से खतरा लाहक हो गया? जी जी, ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार इसी तरह का अखबार के बारे में, किताब के बारे में उम्बर्टो इको से एक सवाल किया गया कि ये बताइए, अब किताब का या प्रिंटेड वर्ड का, जिसका आपने अभी जिक्र किया, इसका क्या मुस्तकबिल है? फ्यूचर पे हूँ। तो उसने बहुत दिलचस्प बात कही। उसने कहा कि देखिए, इंसानी 5,000 साल की हमें इंसानी तारीख पता है। उनका 5,000 साल की इंसानी तारीख में तीन चीजें ऐसी हो गई हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। उनमें तब्दीली तो आ सकती है। वो क्या चीज थी? उसने कहा पहली चीज तो व्हील है, पहिया। अभी भी चिप में भी उसका एक रोल है। हवाई जहाज से लेकर कार तक हर जगह अभी भी उसका रोल है। और अच्छा। दूसरी बात उसने कही थी, दूसरा दूसरा उसने कहा चम्मच। चम्मच से ज्यादा कोई चम्मच नहीं होगा, किससे आप निकालेंगे, दोनों मानों में, बहसियत मतलब साइकोफ्रेंट के और बहसियत चम्मच के। उसने कहा चम्मच को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और तीसरी चीज उसने कही किताब। किताब ई बुक हो जाएगी, लेकिन जो किताब का जो इंटेंट है वो चेंज नहीं होगा। अच्छा देखिए, किताब, अब देखिए जो प्रिंट, आप डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे थे, तो डिजिटल वर्ल्ड के बहुत से दायरे, ये बहुत फायदे भी हैं, और एक चीज जो मुझे लगता है बहुत बड़ा खतरा है, वो खतरा क्या है? आपका जो स्पोकन वर्ड है या रिटन वर्ड, इसकी उम्र है 50 साल, 100 साल, उसके बाद खत्म हो जाता है। डिजिटल वर्ड जो है फॉर एवर। अगर और आदमी जिंदा रहने लगे तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। अब मर न मरे आदमी, तो हम्म, डिजिटल वर्ड अगर आपके पास मौजूद है तो कभी खत्म नहीं होगा। तो डिजिटल वर्ड जब खत्म होगा, और डिजिटल वर्ड ने आपको एक नई तरह की, टेक्नोलॉजी ने आपको एक नई तरह की जिंदगी दी है। यानी ये हम देखिए, तमाम अगर आप देखें, नजर डालें, तो कहा जाता है मुसावात का दावा हर मजहब ने किया। और जितनी इडियोलॉजीज है वो कहती है हम आप सब लोग यकसा होंगे, है ना, सबको इंसाफ मिलेगा। ये हुआ नहीं हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी ने एक सतह पे कर दिया। आप भी पीटीएम यूज कर रहे हैं, आप भी नेट यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ, रिक्शे वाला भी कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी की सतह पर इसने इंपावर कर दिया आपको, है ना, आपको। तो टेक्नोलॉजी ने आपको बहुत इंपावर भी किया है। तो डिजिटल वर्ल्ड ने जो चीजें आप देखिए बात कर रहे हैं, पहले तस्वुर हो सकता था कि हम इस तरह से बात करें, ये नहीं था। तो उसकी बहुत से अहम चीजें हैं जो आप बता सकते हैं, चीजों को ज्यादा बेहतर तौर पे देख सकते हैं। लेकिन अखबार का मुस्तकबिल मुझे नहीं लगता कभी ऐसा होगा हिंदुस्तान की सतह पर कि बहुत जल्द अखबार खत्म हो जाए। अखबार अभी भी जो है वो हिंदुस्तान में सब ई एडिशन आ गए हैं, सबके छपने लगे हैं, लेकिन अभी भी प्रिंटेड वर्ड का एक अपनी एक प्रेजेंस है फार्म है। हिंदुस्तान में। तो पूरी दुनिया में, यानी राबिन जाफरी ने इस पे काम किया, वो कह रही पूरी दुनिया में अखबार खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। हिंदुस्तान में इसका बिल्कुल जस्ट रिवर्स है। रोज अखबार निकल रहे हैं, रोज अखबार छप रहे हैं। हम्म। डिजिटल वर्ल्ड भी है, और इन्फ्लुएंसर है, जो जैसे आप हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो भी अपने को मदद कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पावर जरूर किया है नई टेक्नोलॉजी ने आपको, हमको, सबको। पिछले माह इत्तेफाक या हुस्न इत्तेफाक के हम भी आपके साथ कई सेमिनार्स में थे, और डिजिटल मीडिया की अवेयरनेस के लिए बड़ी बातें हो रही थी, बड़े सेमिनार हो रहे थे। क्या आपको लगता है कि सेमिनार से काफ़ी हैं ये चीज़ें, सेमिनार्स अवेयरनेस के लिए, या कुछ और करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है सेमिनार में तो देखिए फिजाबंदी तो हो जाती है, लेकिन उसके साथ बहुत सी चीजें हैं। लोग देखिए सीरियसली चीजों को देखते नहीं है। थोड़ी देर सुन लिया, फिर आपको पता है हम लोग जब सेमिनार में जाते हैं, उर्दू में खास तौर से, दायरे मैं भी उर्दू वाला हूँ, तो उर्दू के सेमिनारों में लोग सुन लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसको जिस तरह का इंतजाम चाहिए, जिस तरह से चीजों को देखना चाहिए, मेरे ख्याल में अभी वो सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। लेकिन इसने, जैसे आप पुरानी से पुरानी किताब रेख्ता पे अवेलेबल है। अभी मैं काम कर रहा था, मुझे दिमाग से रतननाथ सरशार पे। हम्म। तो साहब मुझे तो चारों जिल्दें उसमें जो है वो मौजूद है।
और जब मैंने वो पढ़ी तो फिर मैं अपना दायरा जिक्र कर रहा हूँ, तो सरशार के बारे में जो चीजें मैंने पढ़ी, और जो वो चारों जिल्दें देखी, मुझे चारों जिल्दें लाइब्रेरी में पहले एडिशंस नहीं थे, मुझे रेख्ता पे चारों एडिशन मिले। तमाम किताबें आपको पुरानी पुरानी किताबें मौजूद है, जो पहले आपके लिए बहुत मुश्किल बहुत था। मुश्किल थी। अब देखिए, सरशार के बारे में लोग समझते हैं कि आजाद और खोजी की कहानी है, 4,000 सफ़े की कहानी है, उसमें 500 सफ़े के बाद जिक्र होता है खोजी का। अब 500 या पहली जिल्द के 100 सफ़े 200 सफ़े तक किसका जिक्र है? क्योंकि उर्दू में किसी ने इसका जिक्र किया नहीं। तो ये बहुत सी चीजें जब ओरिजिनल आप पढ़ेंगे, ओरिजिनल उसमें अवेलेबल है। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत आपको फायदे भी पहुंचाए, आप उसको देखें। लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से और ज्यादा आपको हमको जुड़ने की जरूरत है। जरूरत है। और बहुत, जी जी। शाह आलम साहब कह रहे हैं कि आप दोनों मोहतरमीन को बसत खुलूस सलाम। शाह आलम दिल्ली। अच्छा साहब। और अहमद अशफाक भाई दोहा से कह रहे हैं कि उम्दा और बेहद दिलचस्प मालूमाती गुफ्तगू चल रही। अ, अरे, हमारे मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब रफ़ागंज रफ़ीगंज बिहार से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और रहमतुल्लाह तुर्कमन देखिए साहब, बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त, बड़े दूर से ये देख रहे हैं, काबुल से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं आपको। अरे शुक्रिया, रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम, सबसे तुर्कमन भी। जो है, हाँ, इनका काम बड़ा ये है कि ये अर्तुरुल गाजी जो सीरियल हाँ है, हाँ, उसका नॉवेल जो असल है उसको जी जी बिल्कुल, बहुत मतलब टीवी किया। पे आ रहा है, जी जी हाँ, बिल्कुल, हाँ। बहुत ओटीटी जबरदस्त। सीरीज, जी हाँ, जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात। तो ओवरऑल क्या उर्दू जो मामला है, उर्दू सेमिनार्स की बात हम कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उर्दू सेमिनार्स में शामिल होने के लिए आदाब पर भी एक सेशन होना जरूरी है, कि बिल्कुल। सेमिनार्स कैसे करें और कैसे उसको डील करें, और अवाम भी कैसे उसमें बैठे? ये इसकी बिल्कुल, बहुत खलती जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि इसकी अवेयरनेस तो नहीं है जी साहब। जी जी बिल्कुल, ये दो तरफा आप जो बात कह रहे हैं, ये हम लोग जो सेमिनार में जाते हैं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं कहते हैं जो नहीं हो। क्योंकि जो किताब किताब से किताब पैदा होती है, यानी ये आपने मैंने ओरिजिनल नहीं पढ़ा, वो मजमून लिख दिया, है ना? तो वो मजमून जाहिर है, जब आप कोई नई बात नहीं कहेंगे, वो बात जो हयात जावेद में मौजूद है, अगर मैं भी वही लिख रहा हूँ, तो मेरे होने का जवाब क्या है ना? तो ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि हम लोग जो सेमिनारों में जाते हैं, तो ओरिजिनल बातें कम कहते हैं, दूसरे लोगों की बातें जो क्लीशे बन गए हैं। मैंने खोजी का भी आपसे जिक्र कर रहा था। अब देखिए, जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि चारों जिल्दें, अब देखिए, खोजी को कहते हैं लखनऊ की मास्टर से जोड़ते हैं, है ना? वो कहते हैं लखनऊ की जवाल आमादा तहजीब है। सिर्फ देखिए, तहजीब लखनऊ के अवामी कल्चर उसने बयान किया है। आप जाहिर है थिएटर के आदमी, आप ज्यादा पहुंच जानेगा। अवामी कल्चर को जवाल होता नहीं होता है। जवाल किसको होता है? जो मिडिल क्लास या अपर क्लास के कल्चर को जवाल होता है। वो गलियों के किस्से बयान कर रहा, बाजारों के किस्से बयान कर रहा। देखिए, खोजी पे बहुत लोगों ने मदामीन लिखे, लेकिन मुझे लगता है जो बात फैज ने, अब फैज वैसे नक्काद नहीं थे, लेकिन देखिए खोजी क्या है। खोजी जब उसने बहुत अच्छी बात लिखी फैज ने, वो ये कहते हैं खोजी जो है वो क्या चीज है। हम लोग सब क्योंकि उससे वाकिफ, इसलिए मैं हवाला दे रहा हूँ खोजी का बार बार, कि वो इंसान, वो कहते हैं लखनऊ की माशरत का की नुमाइंदगी करता है, वो परफेक्ट बन रहा है हर चीज में। देखिए, फने सिपागरी का भी वो आलिम है, उरूज भी जानता है, शायरी भी बदों में खुद। तो इसके पीछे लार्जर रियलिटी क्या है? जब इंसान देखिए परफेक्ट बनने की कोशिश करता है, तो कैसे मदर का खेल बन जाता है, खोजी उसको उसकी मिसाल है। वो चाहे वो लखनऊ का हो, चाहे कनाडा का हो, वो चाहे वो कहीं का आदमी हो, गोरखपुर का हो, दुनिया के अमेरिका में रह रहा हो, जब आप परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं, उसी इसी पूरे अमल में आप मता का खेल बन जाते हैं, जिसकी मिसाल खोजी है। उसको लखनऊ से जोड़ देना, मेरे ख्याल में ये फैज ने भी एक अपना जो उनका है मीजान, तनकीदी मदामीन का मजमूआ है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो हम लोग कहते हैं, और जब तक आप कोई नई बात जो सुनने वाले हैं उन तक आप नहीं पहुंचेंगे, अगर आप सिर्फ हम लोग पुरानी बातें करते रहेंगे, तो आप जो वहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्कॉलर्स आते हैं, उन सब की जब तक हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे। ट्रेनिंग के लिए क्या है, हमें खुद हम पढ़ के नहीं जाते हैं, हमें जो एक किताब उठाई, हमारे एक दोस्त है, बहुत अच्छी बात कहते हैं, हमारे दोस्त हैं अलीगढ़ में, अकील अकील अहमद। तो एक दफा मैंने मजमून पढ़ा, तो उसमें कुछ नई बातें थी, तो उन्होंने कहा देखिए, अब देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा ये जिस मजमून का आप हवाला दे रहे हैं, तो इल्म और जहालत के बीच में ये 15 सफ़े हायल है। आपने मजमून पढ़ लिया, मैंने नहीं पढ़ा, तो दोनों में क्या है, इल्म और जहालत में क्या फर्क है? ये वाह, 15 सफ़े।
है वाह। ना। 15 सफे आपने पढ़ के इतना अच्छा मजमून लिख दिया, मैंने नहीं पढ़े तो मैं जाहिल हूँ, आप काबिल हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है, जब नई चीज कोई पढ़े, ये जरूरी नहीं है, तब हमारे ख्याल में कोई नई बात जब तक कहने की ना हो तो नई, हमें कोशिश ठीक है। नहीं करना चाहिए। स्कॉलर जैसे कहते हैं ना, अर्जुन, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। तो जो बात आपको कहनी है सिर्फ वही कहे। जब आप सब कुछ कह रहे होते हैं तो कुछ नहीं कह रहे होते हैं। और हमारे सेमिनारों में लोग कोशिश करते हैं हर बात कहते हैं। जब आप सब कुछ कह रहे होते हैं तो कुछ नहीं कह रहे होते हैं। हम अंग्रेजी वाह। में कहते हैं ऑल डिस्प्ले नो डिस्प्ले, है ना। आप एक बात कहिए लेकिन उसको साबित करें साबित कि कर क्या दी। चीज है। तब हमारे ख्याल में सेमिनारों में ज्यादा दिलचस्पी लोगों की होगी। और एक अपैथी है, लोग दिलचस्पी से सुनते नहीं है, है ना। बहुत जल्द चीजें इधर उधर हो जाती हैं, ये भी सब चीजें हैं। अफरोज जी आलम जी। हैं, ये गोपालगंज से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। शाहरुख उस्मान दहलवी साहब आपको आदाब कह रहे हैं दिल्ली से। एक तरफ से भी और आदाब, हाँ। हजरत गजनफर हाँ हाँ। पहली बार तशरीफ लाए, ये आपकी वजह से ये भाई बहुत बड़े बड़े अरे गजनफर साहब बहुत बड़े अच्छे हमारे लिखने वाले में है कि बहुत। जी जी। गजनफर साहब कह रहे देर आए दुरुस्त आए, शाफी की गुफ्तगू मंतकी होती है, इसलिए इनका मुताला वसी है और इन्हें इजहार का सलीका आता है। आप दोनों को अरे मुबारकबाद। किबला आपको मुबारक कि आप आवारगी में तशरीफ लाए। नहीं, हमारे गजनफर भाई का भी इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ पहले। हाँ, आप नहीं बहुत अच्छे लिखने वाले हमारे, और बड़े गुफ्तगू भी हमारे बहुत अच्छी कलम है। करते हैं। अभी रेख्ता में प्रोग्राम करते हैं ना, उर्दू बिल्कुल सिखाओ, वही बहुत बहुत अच्छा जी हाँ। मकबूल प्रोग्राम है इनका। जी जी। अच्छा साहब, लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है, इसमें आपकी दिलचस्पी कब और कैसे हो गई? देखिए, उर्दू लिटरेरी क्रिटिसिज्म से दिलचस्पी तो मेरी शुरू से हुई। और जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में था तो मैंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अमली तनकीद पे कुछ काम करने का मंसूबा भी बनाया था। फिर इधर आ गया, फिर सहाफत भी मैं तालीम हासिल की, फिर पीएचडी वगैरह ऐसी में की तो छूट गया। लेकिन उर्दू उसी जमाने से मुझे दिलचस्पी थी। मैं तालिब इल्मी के जमाने में, आपको पता है, मैं कौमी आवाज में भी काम किया। तो उनके यहाँ जो था, जमीमा निकलता था, उसके एडिटर थे उस्मान गनी साहब। तो उन्होंने मुझे बहुत सी किताबों पे रिव्यू कराया और बहुत सी चीजों, अभी देखिए, ये सब उनसे बहुत सी चीजें मैंने सीखी। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म से मुझे शुरू से दिलचस्पी थी। और बहुत कौमी आवाज का जो जमीमा था उससे मैंने शुरुआत की। फिर दायरे फारूकी साहब भी जमाने में लखनऊ में थे। फिर ये सब तमाम बड़े लोग वहां मौजूद थे। नैयर मसूद साहब थे। शहनशाह मिर्जा, एक हमारे दोस्त से पर्चा निकालते थे, हाँ, बंजारा, उसमें भी मैंने लिखा। अनीस अजफार साहब थे, ये लोग सब थे। तो क्रिटिसिज्म से मैंने शुरुआत से ही मतलब मुझे कुछ दिलचस्पी थी। तो मैंने, आप देखिए, तभी से मैंने सिलसिला शुरू किया। वो किताबों पे, शायरी पे, फिक्शन पे, इन फिर सब चीजों पे काफी लिखे। और बाद में हमारे किताबी शक्ल में भी लखनऊ से भाई उमैर मंजर साहब देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। उर्दू तनकीद जो है वो आपके यानी हिंदुस्तान में या सरहद पार ज्यादा सेहतमंद कहाँ है? देखिए, ये सेहतमंद होना तो ये तो वैल्यू जजमेंट है। मुझे नहीं पता कि सेहतमंद है या बीमार है। ये तो दायरे जजमेंटल, मैं होता नहीं हूँ। नहीं, देखिए, जजमेंट उर्दू, नहीं, एक ओवरव्यू। हाँ। हम्म। हाँ हाँ, मतलब आप कैसी ख्याल अंगेज तनकीद लिखी जा रही है, नहीं लिखी जा रही। तो हम्म। देखिए, अब मुझे लगता है पाकिस्तान में दो तीन लोग हैं जो बहुत अच्छी तनकीद लिख रहे हैं। उसमें सबसे अहम नाम तो हमारे जमा नासिर अब्बास नैयर साहब का आपके है। पास नहीं है। बहुत अच्छा। खालिद फैयाज है। दो तीन लोग हैं वहां पे, अजमल कमाल है, खास तरह की तरकीब वो भी लिखते हैं। या तहकीक के हवाले से आप देखें तो वहाँ तहसीन सलामी साहब हैं। और माहौलियाती तनकीद में औरंगजेब न्याजी हैं। और भी पाकिस्तान में कई लोग हैं। जिन काजी आबिद थे, उनका इंतकाल हो गया। महमूद दरवेश थे। ये, या लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है क्रिएटिव राइटिंग जो है वो ज्यादा बेहतर। उर्दू में जो क्रिटिसिज्म यहाँ लिखा जा रहा है, उसमें जो बिल्कुल दारंग साहब, फारूकी साहब, और जाहिर है हमारे वारिस अलवी साहब तो मौजूद नहीं, फुजैल जाफरी, इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। अभी तक वजीर आगा पाकिस्तान में मौजूद थे। अब जो मैं तनकीद लिखी जा रही है उसमें अतीकुल्लाह साहब मुझे लगता है बहुत अहम लिखने वाले हैं। और जो हम लोग से जो पहले की नस्ल है उसमें उनका नाम बहुत अहम है। और अतीकुल्लाह साहब है। जम्मू में हमारे कुद्दूस जावेद, वो भी नए मौजूद पे लिखते हैं। कौसर मदरी साहब का भी आपने जिक्र किया। और हमारे अहद में जो वो आजकल नए मबाहिस से बहुत दिलचस्पी से लिख रहे हैं वो सनबुल हुदा साहब है। या कानपुर में मेराज राना है। कलकत्ते में अहमद नदीम अहमद हैं।
अब तो कम लिखते हैं। पहले के जमाने में मुझे उनसे अभी भी उम्मीदें हैं कि उन्होंने अभी कई लोगों पे काम भी किया, बहुत अच्छा काम किया। गुलाम अब्बास का कुलियात भी एडिट किया, अस्करी साहब पे उन्होंने काम किया। और भी कुछ लोग हैं, नए लोग भी हैं, जो अभी मैंने जिक्र किया मेराज राना का, या अलीगढ़ में एहसन अय्यूबी है, या इम्तियाज अहमद है। ये लोग भी अच्छी तनकीद लिख रहे हैं। और हसन हसन खालिद है, सरफराज खालिद है। तो इस तरह के कुछ लोग तो हैं, लेकिन तनकीद एज अ फुल टाइम जिसको कहते हैं, बहुत ही जो एकेडमिक रिगर है, उसकी उर्दू में मुझे लगता है कैजुअल एक्टिविटी है। हम समझते हैं कि वक्त गुजारी का काम है। और उमर मंजर ने भी काम किया है, इनकी भी अभी लखनऊ के बहुत एक लखनऊ के लोगों पे भी उन्होंने काम किया, भी जासूसी और एक ऐसी लिखने वाले थे, उन पे इनकी बहुत अच्छी किताब भी आई है, वो भी मैंने पढ़ी। तो बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम कर भी रहे हैं। खालिद जावेद साहब तो वैसे हमारे फिक्शन निगार हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कुछ ख्याल अंगेज मज़ामीन लिखे हैं। तो अलीगढ़ में और भी कई लोग हैं जो लोग लिख रहे हैं। लेकिन तनकीद को बहसियत जिसको कहते हैं फुल टाइम। ज़ाब्ता इल्म तौर पर, हाँ, वो हमारे ख्याल में अभी नहीं है। और फोकस स्टडी नहीं है किसी एक किताब पर एक मबसूत मजमून। देखिए, आप लिखना शुरू करते हैं, आपके ऊपर लिखेंगे तो आप कहाँ पैदा हुए थे, कलकत्ते में थे, फिर अलीगढ़ में थे, फिर फला जगह थे। अल्टीमेटली जो आपकी किताब है, ड्रामा है, उस पर गुफ्तगू बहुत कम होगी। तो ये ग्रांड स्टाइल जो है, और उर्दू में मुझे लगता है, मैं भी उर्दू वाला अपने ही को कह रहा हूँ, हवालों से बहुत गुरेज करते हैं और हवालों से चोरी करते हैं। हवाला, आपकी किताब से मैं हवाला लूंगा, हवाले का जिक्र नहीं करूंगा, है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं, मुझे लगता है अभी तो हमारी पुरानी रवायत है, मगरबी मुफक्किर का ख्याल है, कौन मगरबी मुफक्किर है हमें पता नहीं, है ना। ये सिलसिला बहुत आलम सुरूर हो या और हमारे अकाबरीन थे, उन्होंने भी, तो उससे भी हमें लगता है कि तनकीद जो है कैजुअल एक्टिविटी हुई, कि आप प्लेन पे लिख रहे हैं, जब आपको रेफरेंस नहीं, आपको रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, या रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, आप उर्दू में देखिए रिसालों में मज़ामीन छपते हैं, बुनियाद हमारे नासिर अब्बास निकालते हैं, उसमें तो बहुत इल्तिजाम रखा जाता है। लेकिन और भाई, आप इजाद बंदा थोड़ी, आपका ड्रामा थोड़ी है, या कोई गजल थोड़ी है, अफसाना थोड़ी है। तो आपने कोई चीज मदामिन गैब से ख्याल में नहीं आते हैं, आपको उसका हर चीज का हवाला होगा। और हवाले का हमारे यहाँ बहुत फुकदान है, और हवाले से गुरेज करते हैं। ये भी मुझे लगता है तनकीद और तहकीक, तहकीक में हमारे जैसे शम्स बदायूनी है, कुछ लोग हैं बहुत अच्छा, अभी भी आज के दौर में जो लोग लिख रहे हैं उनमें भी बहुत सलाहियतें हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप उर्दू तनकीद को देखें, और तख्लीकार जो है हमारे, वो हमेशा नक्कादों को बुरा भला ही कहते हैं, लेकिन उसके साथ भी ये कि कोई नक्काद लिख भी दे, है ना। तो तनकीद को जो है आप रन डाउन भी करते हैं, लेकिन ये कोशिश ये करते हैं कि कोई नई चीज, कोई बात लिख दें। आपको अपनी तकनीक पे भरोसा होना चाहिए, तनख्वाह लिखे या ना लिखे अलग बात है, लेकिन तनकीद को अभी भी उस तरह से कबूल नहीं किया जाता। नहीं, हम तो बिल्कुल अलग है। भाई, आप अपनी बात करें, नक्काद अपनी बात करेगा, है ना। और एक किसी एक नक्काद के एक जुमले से अब ना बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा बदहज होने की जरूरत है। तो मैं कहूँगा ख्याल अंगेज तनकीद लिखने वाले उर्दू में बहुत कम है। पूरी पुरानी बातें या क्लीशे जिसको कहते हैं, आप, मैंने एक मजमून लिखा जफर इकबाल पे, वो आप अहमद साहब पे भी उसको चस्पा कर सकते हैं। जब तक आप स्पेसिफिक नहीं होंगे, तजिया नहीं होगा, हवाले नहीं होंगे, तब तक मुझे लगता है इस पे हम लोगों की, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, हम लोगों की कमी है कि हम लोग इस तरह से तनकीद नहीं लिखते हैं। और जो एक देखिए, जो तनकीद का देखिए अमल क्या होता है, तनकीद जो है कोई ऐसा नहीं, कोई गोगिया पाशा कोई जादू नहीं दिखाती, लेकिन जो चीज सामने मौजूद है उसका उलट भी उसी में मौजूद होता है, जिसको आप आज को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन डिनोट्स एब्सेंस। अब आप क्या चीज है, अब मुकालमा जिब्रील इब्लीस आप पढ़े, है ना, आपने सबने पढ़ी है। अब क्या उसका इंटेंशन, सबसे कहते हैं मनशा मुसन्निफ जावेद दानी साहब इसमें क्या कह रहे थे इस ड्रामे में। जावेद दानी साहब तो लिख रहे हैं, अब वो तो जबान की बाजी खेल रहे हैं, अब उसका नतीजा तो हम निकालेंगे ना। हु क्रिएट्स मीनिंग, मानी कौन पैदा करता, मानी खारी पैदा करता। टेक्स्ट जो पैसिव थिंग इज अ वेरी पैसिव थिंग, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो मानी को कायम करते हैं। मुकालमा जिब्रील और इब्लीस का मैं जिक्र कर रहा था, आपको उसको सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन लगेगा, इब्लीस। तू फकत अल्लाह हूँ, मेरे तूफान यम बयम कौन कह रहा है। तो इकबाल का हमें इंटेंशन नहीं पता, लेकिन जो उर्दू में जिक्र करते हैं तो इकबाल का इंटेंशन क्या था, क्या इब्लीस को ग्लोरीफाई करना था, नहीं। तो आप जो कहना चाह रहे होते हैं उसको आपका जो जबान है वो कैसे बिट्रे करती है, आपके इंटेंशन को पलट देती है। कलीम का किरदार आप देखिए, तो वो तो नसूम है सारी, बावजूद उसके तकरीर है हमारे नजीर अहमद की उसके खिलाफ, लेकिन आपकी तमाम हमदर्दियां कलीम के साथ है।
है ना। वो वो बागी है, वो नहीं, दुआ नहीं, वो माफी नहीं मांगता। तो ये क्या चीज है जो आप कहना चाह रहे हैं, उसका उलट भी उसी में मौजूद है। तो एक नक्काद का काम ये होता है, जैसे अभी गदरफर साहब मौजूद, उनकी कहानी कड़वा तेल। अब कड़वा तेल देखिए क्या है, कड़वा तेल तो जाहिर है इन्होंने जो लिखा है एक्सप्लॉयटेशन की कहानी है, एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन उसी में एक जगह उन्होंने एक जुमला लिखा है कि देखिए कड़वा तेल जो है उससे आपको चमकते हुए बदन और लाठी, तो उसमें एक तरह का ग्लोरिफिकेशन का भी पहलू है। तो जब आप लिखते हैं तो उसमें मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो एक नक्काद का काम ये होता है कि जो अनसेड है, जो चीजें सप्रेस कर दी गई, जिसको हम गैप्स कहते हैं, साइलेंसेस है, उनको भी आप सामने लाए। तो कोई एक माने नहीं होते हैं, मानी में हायरार्की नहीं होती, पहले माने, दूसरे माने, तीसरे माने, हर माने पहले ही माने होते हैं। वाह। लेकिन मुझे लगता है इस तरह से लोग नहीं लिखते हैं। और आप माने को कहते हैं ये माने हैं भाई। आप कोई बात शायरी में कह रहे हैं, मैं कंगूरे अर्श से पर बार के गुजरा, तो क्या आतिश गए गए थे? ये तो एक नरेटर है जो बयान कर रहा है। अब आप कहिए गालिब ने ये कहा, गालिब का जो रावी है वो ये कह रहा है। लेकिन हमारी तनकीद जो है उसको मुसन्निफ से मिला के देखती है, जिससे तनकीद जो है महदूद होती है। देखिए जैसे आप शतरंज खेलते हैं तो हम्म। जबान की शतरंज होती है, उसमें घोड़े की बहुत सी चालें हैं, है ना। हर चाल अपनी चाल है ना। तो मुझे लगता है तनकीद को इस तरह से भी देखने की जरूरत है कि जो मुख्तलिफ माने हैं, जो आपने जबान की एक बिसात बिछाई है, उसमें बहुत से माने हैं। वाह। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं मुसन्निफ के हवाले से चीजों को देख लेते हैं, या ज्यादा से ज्यादा पढ़े तो जमाने की जो समाजी सूरत हाल है उसका जिक्र कर देते हैं। लेकिन बहुत सी चीजें होती है, टेक्स्ट बहुत डेंस चीज होती है, जिसको हमें कोशिश करना चाहिए कि जहां तक हम समझ सके उसके माने निकालें। वैसे हम लोग कहते हैं एवरी रीडिंग इज मिसरीडिंग, हर एवरी रीडिंग इज मिसरीडिंग, एवरी इंटरप्रिटेशन इज मिस इंटरप्रिटेशन, है ना। लेकिन हम उर्दू में हम लोग लिखते हैं तो समझते हैं तमाम उलूम को हमने पानी कर दिया, माने बयान कर दिया, उसमें कोई दूसरे माने नहीं है। लेकिन मानी जो है हमेशा फ्लक्स में रहते हैं। तो मुझे लगता है तनकीद का काम यही है कि आपको ये बताए कि कोई माने मुतय्यन नहीं है, सयाल माने हैं, उसमें बहुत से मानों में से एक माने ये भी है। जी। वाह। सुहेल अंजुम भाई देख रहे हैं दिल्ली से, मेरे ख्याल में शाफी साहब मेरे हाँ पसंदीदा स्कॉलर हैं। इनसे बात करने पर आप दोनों को मुबारकबाद। कौमी आवाज़ का जिक्र करने पर शाफी भाई का शुक्रिया। हाँ और हाँ। सालिया रशीद साहिबा प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देख रही हैं इलाहाबाद से ही, और आपको सलाम कह रही। और हमारे मोहसिन भाई, मोहसिन खान लखनऊ वाले, तो हमारे ठीक बहुत है, मोहसिन पुराने खान दोस्त हैं अल्लाह मियाँ के कारखाना देखो। वाले देख रहे वाह हैं। वाह। मोहसिन कह रहे हैं कि इंतखाब हमीद भी अच्छे नाकिद हैं। हाँ और बिल्कुल। हाँ बिल्कुल उनकी नावल भी बहुत अच्छी हाँ, किताब आई, बहुत शायद जाहिर है ज्यादा नाम कभी कभी रह भी सही जाते हैं। जाता अभी है। कौमी आवाज का जो लिख रहा सोहेल अंजुम साहब, तो मैं दो दो वाकया आपको बताता हूँ, बहुत छोटे छोटे। हाँ लेकिन वो मुझे लगता है कि बहुत अहम है। लखनऊ में जब कौमी आवाज में था तो उस्मान गनी साहब का मैंने जिक्र किया, वो मोहन चरागी साहब वहां थे, लखनऊ उस्मान गनी थे, अप्रेंटिस में था। तो एक दिन उस्मान गनी साहब आए और कौमी आवाज का एक पेज था उसका, कानपुर में भी कानपुर भी वो जाता था। तो एक दिन मैं, इतवार का दिन था, मैं था, तो वो एक हमारे उन्नाव में कॉरस्पॉन्डेंट थे, उनका नाम था मोइनुद्दीन बका। उन्होंने खबर भेजी कानपुर में कि फैजपुरगंज एक मोहल्ला है, वो पहले बहुत अच्छा था, वहाँ गंदगी का राज है, सड़कें टूटी हुई और जो है लाइटें टूटी हुई, बहुत बुरा हाल है। ये खबर थी। तो उस्मान गनी सीनियर एडिटर थे, वो मेरे साथ बैठे थे। मैं सर ये तो खबर ये हर शहर की है, ये क्या खबर छपनी है? तो कहने नहीं, आप इसमें सुर्खी ऐसी बनाइए कि कल सिर्फ कौमी आवाज में यही खबर पढ़ी जाए। तो मैंने कहा साहब ये मैं बहुत देर तक सोचता रहा, नहीं खबर तो कोई नहीं पढ़ता, सुर्खी आप ऐसी लगाइए कि हर आदमी उसे पढ़े। मैं कई बार मैंने कोशिश की, फैजफुलगंज में गंदगी का राज या बदहाली, तो उन्होंने देखिए, अब देखिए जबान का जो खेल होता है, उन्होंने लिखा, अब उन्होंने कहा नहीं मुझे खबर दीजिए, उन्होंने खबर दी, और उसके बाद उन्होंने सुर्खी लगाई। दूसरे दिन कौमी आवाज लखनऊ में सिर्फ उसी खबर की, वही खबर जो थी वो बहस में थी। बहस में भी। सुर्खी क्या, अब क्या सुर्खी उन्होंने लगाई, फेथफुलगंज जो बेवफा हो गया। ओह। फेथफुलगंज जो जो भी। बेवफा हो, मतलब फेथफुल। और फिर एक दफा ऐसी कौमी आवाज में, ये उस्मान गनी की मैं जिक्र करता हूँ, देखिए रियायत लफ्जी का क्या सब लोग वो करते। तो एक दफा लखनऊ में एक काले रंग की एक कार थी, वो हजरतगंज में देखी गई, उसने किसी लड़की का अगवा किया, फिर वो डालीगंज में जाके उसने डाका डाला और एक एक्सीडेंट हुआ। कई उसने वारदात की। वो ब्लैक कार थी, ब्लैक कार में दो लोग खड़े, और अखबार में खबर छपी। उस्मान गनी ने उसमें सुर्खी क्या लगाई, उसमें सुर्खी ये थी, सियाह कार की सियाकारियां। वाह।
देखिए, तो ये जो जबान का जो लुत्फ था, ये उस जमाने के अखबारों में था। अब तो, अब उर्दू अखबार पढ़े तो उसमें सुर्खी बनती है, मेरठ में फला, ये चार, मेरठ में 4 मोहल्ले जेर कंट्रोल, है ना। तो जेर और कंट्रोल इजाफत लगा के, अब इसका जिक्र नहीं, मैं कह रहा हूँ जबान में जो तब्दीली आई। अब पहले जो अखबार के जरिए हम लोग जबान सीखते थे, अब मुझे लगता है ये सिलसिला खत्म हो गया। अब अखबारों में जो लोग, हम लोग सब काम करते थे, अब जो लोग हैं वो शायद जबान से उस तरह से वाकिफ नहीं है। जी जी। अलीगढ़ से मोहित रशीदी भाई देख रहे हैं, शाफी साहब, मासिर ये बहुत अच्छे उर्दू बनाए, शान है। नक्काद भी हैं, इश्तिहारे पे उनकी किताब है, बहुत शायर भी हैं। बहुत अच्छे। और जी जी। ख्वाजा इकराम भाई बिल आखिर आ गए और आपको याद कर रहे हैं। हाँ बहुत हाँ खूब हाँ। भाई, ये ऐदे बहुत का न्यू बहुत। टेक्नोलॉजी का एरिया है। हाँ, हाँ, इसमें बहुत आजा साहब ने बहुत काम किया है, सब काम किया वहाँ। उसको बहुत जरूरतमंद बनाया है इस सिलसिले में। जी जी। बिल्कुल। तो अब हम जरा तराजिम पे बात करें कि तराजिम को सेकंड सिटीजन अब तक कहा जाता है, हालांकि अब तराजिम पर बड़े बड़े लुक्रेटिव अवार्ड्स भी मिलने शुरू हो गए हैं, फिर भी अब तक कुछ कमी है। तर्जुमा जी क्यों जी। जरूरी है ये बताएं। देखिए, तर्जुमा तो जाहिर है बहुत अहम है कि मुख्तलिफ उलूम से या मुख्तलिफ जबानों में जो अदब लिखा जा रहा है उससे वाकिफ कराया जाए। तर्जुमा तो ज़ाती ज़िंदगी में हर अमल में तर्जुमे का एक रोल होता है। लेकिन देखिए, तर्जुमे के बारे में मेरे बड़े रिजर्वेशंस हैं, और जो उर्दू में आमतौर पर बात कही जाती है, अस्करी साहब ने उसका मजाक उड़ाया है और बिल्कुल सही कहा कि हम जब तर्जुमा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं बिल्कुल असल है, या असल से बेहतर है, बिल्कुल लग नहीं रहा तर्जुमा है। लेकिन जब आप तर्जुमा पढ़ें तो आपको लगे कि तर्जुमा है। जब आप हेमलेट पढ़ रहे हैं और मसनवी ज़हरिश नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको हेलमेट अगर आप पढ़े और आपको लगे आप मसनवी ज़हरिश पढ़ रहे हैं, जो कनाडा में आपके थे हमारे हफ्ती साहब, उन्होंने जो तर्जुमा किया, तो उन्होंने बिल्कुल शेक्सपियर को बिल्कुल शौक लखनवी बना दिया, है ना। तो ये जो, ये आप इतना डोमेस्टिकेट कर देते हैं तर्जुमे को, और हम समझते हैं तर्जुमा जो है वो बेहतर है। अस्करी साहब ने लिखा, रवानी की लोग बात करते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं फ्लुएंसी। तो फ्लुएंसी जो है, नाली, उन्होंने लिखा रवानी, रवानी तो नाली में भी होती है ना। ये कोई खूबी नहीं है। तर्जुमा जो आप पढ़े तो आपको लगे कि तर्जुमा है ना। तो तर्जुमे से तो बहुत से, मतलब एक कल्चरल, जिसको कहते हैं आप कल्चरल सकाफती शिरादा बंदी होती है, मुख्तलिफ उलूम से आप वाकिफ होते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आपको पढ़े कि ये तो लगा कि बिल्कुल हमारा पार्ट है। आपको एक सेंस ऑफ एलिनेशन होना जरूरी है। हर तर्जुमे की खूबी यही है। मुझे लगता है उर्दू में इसका बिल्कुल एक रूमानी तस्वुर है, नहीं नहीं तो असल से बेहतर है, या हाँ, कम से कम असल तक पहुंच गया, असल से बेनियाज हो गया। तो ये समझना हमारे ख्याल में एक तरह की खाम ख्याली है। और बहुत सी बातें होती हैं जो उर्दू में, हर जबान का एक मिजाज होता है तर्जुमे तक। अभी जैसे मैं कह रहा हूँ, एक मैं तर्जुमा कर रहा था, उसमें लफ्ज आया दुपट्टा, ना वो था, मतलब अफसाना था। अब दुपट्टे को आप क्या कहेंगे, उसके पीछे एक रोमांटिक कनोटेशन, आप स्कार्फ नहीं कह सकते, हेडगियर नहीं कह सकते, स्टोल नहीं कह सकते, व्हाट एल्स यू हैव टू से, ये सवाल है। तो उसके पीछे जो एक तहजीबी, हर लफ्ज के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। तो तर्जुमे में कैसे, हमारे सरवर साहब का भी आपने जिक्र किया, ये लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि तर्जुमे को कहाँ तक आप पहुंचाएं। लेकिन ये समझना कि तर्जुमा जो है वो असल से बेहतर है, या असल तक पहुंच गया, या तर्जुमा जो असल से बेनियाज हो गया, ये हमारे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। और दोनों मुख्तलिफ जबानों से एक जो है राब्ता होना है। और दोनों जबानों पर बैक वक्त आपको उसके मुहावरे से भी जरूरी होता है। अगर मुहावरा नहीं जानेंगे तो, उर्दू में बहुत लोगों ने तर्जुमा किए, बहुत कदम कदम पर। एक फिराक की एक नज्म है, तो उसका आधी रात गालिबन, उसमें एक लफ्ज आया है हर सिंगार के दरख्त, है ना। अब एक साहब ने उसका अंग्रेजी में तर्जुमा किया, वो बहुत जील्म आदमी थे, हर सिंगार के दरख्त। आपने उसका हर सिंगार दायरे पेड़ का नाम है। अब वो जानते नहीं थे, अब देखिए उसमें जहालत मकसद नहीं थी, नहीं जानते। उन्होंने उसका तर्जुमा किया, एवरी सिंगार ट्री, एवरी सिंगार ट्री, हर सिंगार मतलब हर सिंगार, सिंगार वो समझे हर सिंगार तो जाहिर आपको पता है, एक वो है, फूल है, हर सिंगार के फूल होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ इस तरह की भी चीजें बहुत होती हैं। तो तर्जुमे की अहमियत अपनी जगह, लेकिन तर्जुमा करने में सिर्फ रवानी पे ध्यान नहीं देना चाहिए आपको, उसका जो माफी जमीन है वो अदा होना चाहिए। अगर थोड़ी हमें पढ़ने में मशक्कत हो तो मशक्कत उठाना चाहिए। ये नहीं कि आप, जैसे मैंने अर्ज किया कि आप
मसनवी जहर आपको न लगे आप हेलमेट या और कोई शेक्सपियर का प्ले नहीं पढ़ रहे हैं या कैंडिडा नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि मसनवी जहर पढ़ रहे हैं। इस चीज पे भी ध्यान रखना चाहिए। जी। मुश्ताक अहमद हमारे दोस्त हैं, ये स्टॉकहोम से देख रहे हैं और कह रहे हैं अच्छी गुफ्तगू तनकीद के लिए वसी और दौर हाजिर के अदब का मताला ज़रूरी है। जी ज़रूर। महबूब हसन साहब देख रहे हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी। हाँ आप दोनों की खुश आमदीद, आपकी गुफ्तगू दोनों की बहुत अच्छी चल रही है, मशकूर ममनून हूँ। दोस्तों, सवालात अब या कम कर दें क्योंकि वक्त मेरे पास नहीं है। हयात जावेद की तशहीस शुदा इशात की ज़रूरत क्यों महसूस की आपने? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, हयात जावेद जो है वो हमारी सरसैयद फहमी का बुनियादी पत्थर है, और तमाम सरसैयद फहमी की तमाम राहें उसी से निकलती हैं। और उसके जो एडिशन चाहे हुए, मुख्तलिफ एडिशन चाहे हुए, उसमें देखिए बहुत से, एक तो टेक्स्ट उसका ठीक नहीं था, और उसमें जो अशार थे या कुरान शरीफ की जो आयतें उसकी तखरीज नहीं थी, और बहुत से हाली से, मैं बता रहा हाली के जो अजमत है, हम लोग तो, मैं तो उनकी पैर की धोवन नहीं हूँ, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें थी, मुझे लगता था कि उसको फिर से रिविजिट करना है। सरसैयद की एक किताब है, उसका जिक्र हाल ही ने किया है, उसका नाम है, सब लोग, आप लोगों ने सबने पढ़ी, उसका नाम है रिसाला असबाब बगावत हिंद। ठीक। अब देखिए उसमें हुआ क्या। ये किताब सरसैयद की जिंदगी में 1858 में छपी। तब इसका नाम था, एक ही बार छपी, इसका नाम था सरकशी हिंद का जवाब मजमून। सर सैयद, उसको आपको पता, सरकशी बिजनौर में उन्होंने लिखा। सर सैयद जो थे 1857 को सरकशी समझते थे, सही या गलत छोड़ दीजिए। अब जब उन्होंने उसका नाम कर दिया रिसाला असबाब बगावत हिंद, तब इसका मतलब बगावत का जब आप जिक्र करेंगे तो बगावत मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन है ना। तो अब हयात जावेद में सर सैयद ने, हाल ही ने लिखा 1901 में छपी किताब कि साहब ये किताब जो है, जो सर सैयद की जिंदगी में एक बार छपी, ये छपी नहीं, हम इसको छाप रहे हैं। ये उस बतौर जमीने के उसमें शामिल की। अब जब उन्होंने शामिल की तो जिस किताब का नाम था रिसाला सरकशी हिंद का जवाब मजमून, उसको उन्होंने कर दिया असबाब बगावत हिंद, जो सर सैयद का नाम नहीं है ना। मेरा ये कहना है किताब वही है, लेकिन आपको इसकी सराहत होनी चाहिए था। फिर सर सैयद ने, जो हाल ही ने बहुत सी ऐसी चीजें लिखी हैं जो जो बात की चीजें, जैसे आप कहते हैं सर सैयद शाहजहां के अहद में आए थे, है ना। सर सैयद की अपनी तहरीर 1860 में, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे जो थे जलालुद्दीन अकबर के जमाने में आए थे, या उनकी बहन का नाम है, या उनकी माँ का नाम है, माँ का नहीं वालिद का नाम है, या उनकी मुलाजमत की जो तफसील है, वो सब जो हयात जावेद में है। अब अगर आप जदीद नुक्ते नजर से देखें तो मुझे लगता है बहुत सी बातें उसमें सुनी सुनाई है ना। और मतलब इस वजह से मुझे लगा टेक्स्ट में भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें, मैंने बताया ना, बहुत से उसमें तालीकात की जरूरत थी। हवाशी मतलब मिल्टन है, मिल्टन कौन है, इसके पीछे जिक्र है। सर सैयद के जो रुफ़ा हैं उनका हवाशी हमने बनवा दिए, इशारिया बनवा दिया, ताकि जो आज का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फुली एनोटेटेड एडिशन होना चाहिए, वो हाल ही का बुनियादी काम है। उसमें हम लोगों ने कोई, जाहिर है हम लोग क्या उसमें इजाफा करेंगे, लेकिन उसमें कोशिश ये की कि जो जो थोड़े बहुत गैप्स रह गए थे उसको भर दिया। और पूरी किताब जो है उसको, टेक्स्ट जो बहुत सी, जैसे काउंसिल का जो नुस्खा है वो बहुत नाकिस है, उसमें बहुत से सफ़ात भी गायब हैं, इबारतें मस्ख हैं। तो सब कोशिश की कि ये सरसैयद फहमी की बुनियादी किताब है, ताकि लोग उसको सही तरह से समझ सकें। और ये काम, हाँ। और सर सैयद का देखिए, जहां जहां दौरान मुलाजमत वो बहुत जगह रहे, जिसका हयात जावेद में जिक्र नहीं है। मसलन वो बिजनौर में रहे, या मुरादाबाद में रहे, बनारस में रहे, गाजीपुर में रहे। तो अभी सर सैयद अकेडमी ने कोशिश की है, कलकत्ते में रहे। ये जहां जहां सर सैयद रहे, इसमें 100 100 सफ़े के मोनोग्राफ चाहे हुए कि वहां सर सैयद रहे तो उन्होंने किया क्या, मुलाजमत क्या थी, किन लोगों से मिलते थे, कौन सा तसनीफी काम किया, और उनकी मुलाजमत की तफसील क्या है। तो ये भी हयात जावेद में ये सब चीजें नहीं थी। तो इस पे हम लोगों ने अलग से सिलसिला शुरू किया। उसमें 4 5 मोनोग्राफ शाये हो गए, बाकी और शाये हो रहे हैं। जी। हमारे भाई अयूब भाई हमारे डिजिटल और एडिटर हैं हमारे प्रोग्राम के, और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, करम फरमा हैं। बार बार वो इंडिकेट कर रहे हैं कि साहब आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, आप घबराइए नहीं, इसे जहाँ तक हो रहा है होने दीजिए, इसकी टाइम को अच्छा। एक्सटेंड कीजिए। तो टाइम को एक्सटेंड करने का मतलब ये है, अयूब भाई घड़ी देख रहे हैं, टाइम ऑलरेडी 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं, मगर हाँ, चल रही है तो करिए। ठीक है, चलने दीजिए। अयूब, नहीं, अब्दुल हई खान साहब, तर्जुमे के हवाले से बहुत कीमती गुफ्तगू की है आपने। अयूब भाई, ये अब्दुल खान, अब्दुल हई शुक्रिया। हम, और हाँ, मैं कुछ सवालात छोड़ता हूँ मगर ये भी एक इम्पॉर्टेंट है सवाल कि सर सैयद अहमद खान पर बेशुमार किताबें मौजूद हैं, मगर
सर सैयद, रीजन, रिलीजन, नेशन, ये कैसे जी मुख्तलिफ है, ये जरा सा बता दें। हाँ जी जी, ये आपने जाहिर है, मुझे लग रहा था, मैं शख्सियत पे काम कर रहा था कि बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन अभी भी शख्सियत तो देखिए एक इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सी बातें वो हैं जो अब तक कही, मतलब कही गई हैं और नहीं भी कही गई हैं, तो उसको एक जगह कर दिया जाए। शख्सियत के मुख्तलिफ जो जहतें थी, मतलब शख्सियत का, मतलब पर्सनल लेवल पे मैंने जो बातें कही कि जो उनका जो एंगेजमेंट थे, उसकी पूरी तफसील कहीं मौजूद नहीं है। अखबार के बारे में जैसे कहा जाता है, ये अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट 2 जबानों में छपता था, मैंने अपनी किताब में लिखा कि 4 जबानों में छपता था, उसमें ये चीजें छपती थी, है ना। फिर सर सैयद के वालिद का सही नाम क्या था, देखिए सर सैयद ने हाल ही ने लिखा मीर मोहम्मद मुत्तकी। मीर आपको पता कलमे ताजीमी है। सैयद को ये शिया हजरात हमें लखनऊ में थे, उनको हम लोग सब मीर साहब कहते हैं, देर मसूद आपको लोग मीर साहब कहते हैं, लेकिन जो कलमे ताजीमी हो वो आपके नाम का जुज नहीं होता। जैसे मैं प्रोफेसर हूँ, तो प्रोफेसर तो ओहदा है ना। ये शाफिक किदवाई मेरा नाम है, प्रोफेसर तो एक इजाफी है भी, नहीं भी है। तो इस तरह की, ये तो एक बात है। फिर सर सैयद ने देखिए जो इंटरवेंशन थे उनके, वो मुझे लगता है उसमें जिक्र नहीं। मैं एक मिसाल देता हूँ, बिलासफहमी का इशू है ना। जैसे एहानत रसूल का मसला, इस मसले पे मैंने बहुत तफसील से लिखा। ये ये किताबें सर सैयद ने जो बात कही वो अब तक किसी ने कही नहीं, ना उसका जिक्र किया गया। एक तो देखिए, सर सैयद जब हमारे रीजन एंड रिलीजन क्यों आई जहन में, मेरे जहन में क्यों आया, सर सैयद वो, हम उनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सिर्फ बानी समझते हैं, वो बानी तो थे ही, उसके अलावा वो पहले मुसलमान थे जिसको आप कहते हैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे। उस जमाने की जो 19वीं सदी का हिंदुस्तान बन रहा था, सिविल सोसाइटीज बन रही थी, तो उस सिविल सोसाइटी में उनका इंटरवेंशन क्या हो, उन्होंने देखिए डिबेटिंग सोसाइटी बनाई, साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, अखबार निकाले, पब्लिक स्पीकिंग का उन्होंने कोर्स कराया, जगह जगह जाके तकरीर करते थे, उन तमाम मौजूद पे लिखा जो बहुत अहम था, है ना। और सर सैयद का देखिए एक मसला ये है कि जो मुसलमानों की जो अगर तारीख पर नजर डालें, सर सैयद की क्या अहमियत है। सर सैयद की अहमियत ये है कि मुसलमान, आपको पता है, हिंदुस्तान में कभी मेजोरिटी में नहीं थे, है ना, मेजोरिटी में कभी नहीं रहे, 700 900 बरस हुकूमत रही, लेकिन बादशाह जो था वो मुसलमान था। सर सैयद के जमाने में सर सैयद जब आए तो उनको लगा नहीं, यहाँ तो मेजोरिटी में भी नहीं है, अंग्रेज आ गए, तो नाम का जो वहाँ बादशाह था वो भी नहीं थी। तो एक ऐसे माशरे में जहाँ अक्सरियत में भी नहीं हो, बादशाह भी आपका नहीं है, तो आप कैसे जिंदगी गुजारेंगे। उसके लिए उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई, है ना। उसके लिए उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी कायम की, बहुत से काम किए वो सिर्फ। और मैं जो जिक्र कर रहा था, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की, रैशनल थिंकिंग, आप हर चीज को अक्ल की बुनियाद पर देखें। बिलासफहमी के इशू पे मैं बात कर रहा हूँ। 1864 में विलियम म्योर की किताब छपी, देखिए सर सैयद कैसे मुख्तलिफ थे, जिसकी तरफ इशारा नहीं किया गया, मैंने कोशिश की, सर सैयद की बात है, मेरा उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपको सामने लाने की जरूरत है। 1864 में जब विलियम म्योर की किताब छपी, 2 4 साल तक चलती रही, 1868 तक। सर सैयद को आपको पता है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कितने इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, 2 बार वासराय, 2 वासराय अलीगढ़ आए, किसी ना देखिए ना वो हैदराबाद गए, ना वो रामपुर गए, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी कहीं नहीं गए। 1858 के बाद 4 यूनिवर्सिटियां बनाई गई, किसी यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन में नहीं गए। एमओ कॉलेज जिसमें 17 18 लड़के थे, उसके लिए वायसराय आया इंतखाब करने। इसमें मैं क्या बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सतीश कितने इन्फ्लुएंशियल थे। फिर उनके पास 2 अखबार थे, और अखबारों में, पानिया में भी लिखते थे और जगह अवध अखबार में भी लिखते थे। तो अगर बिलासफहमी का इश्यू होता, किताब छपी, तो किताब को बैन कराते थे। विलियम म्योर भी इंपॉर्टेंट आदमी थे, दायरे गवर्नर भी थे, लेकिन सर सैयद भी वायसराय काउंसिल के मेंबर थे, है ना, मेंबर भी हुए बाद में जाके सर सैयद, तो उसको बैन करा सकते थे, उन्होंने बैन नहीं कराया, है ना। और वो इंग्लैंड गए, और या फिर अखबारों में कैंपेन चलाते, मुसलमान सड़कों पे आते और गोलियां चलती और फिर किताब बैन हो जाती। बट व्हाट सर सैयद डिड, सर सैयद ने क्या किया, इवेंट इंग्लैंड 17 महीने गए, और 17 महीने जाके उन्होंने खुतबात अहमदिया लिखी। तो क्या बताया उन्होंने, किताब का जवाब किताब है, किताब का जलाना नहीं। हम क्या कर रहे हैं, किताब जला रहे हैं, है ना। तो ये उसके बाद में, ये तो एक बात। फिर देखिए सर सैयद का जो मुझे लगता है रियल कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने फिर एक बार 1880 में एक फसाद हुआ बंबई में, और उसमें फसाद किसमें हुआ था, पारसियों में और मुसलमानों में। एक पारसी ने एक फारसी रिसाले का तर्जुमा किया था जो एयानात रसूल से पूर्व था। अब सर सैयद ने इस इशू पे फौज बुलाई गई और बड़ा हंगामा हुआ। इस मौजू पे अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट में सर सैयद ने 2 एडिटोरियल लिखे। अब उन्होंने बिलासफहमी के बारे में जो बात कही, मेरा मुताला बहुत नाकिस है, मैंने किसी मुसलमान मुफक्किर किया वो बात नहीं देखी जिसको हाईलाइट करने की जरूरत थी, जो मेरी किताब लिखने का एक महरिक ये भी था।
सर सैयद ने कहा कि साहब ये बिलासुमी के इशू पे उन्होंने जो एडिटोरियल लिखा, उसमें लिखा कुरान में इस सिलसिले में कोई नस कुरानी नहीं है, क्या किया जाएगा, कुरान में इसका जिक्र नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब ऐसा कुछ बदबख्तों ने कुछ कोशिश की तो बहुत से लोगों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया, कुछ लोगों को सजा भी मिली, ऐसा कोई शक नहीं है, सजाएं भी दी गई। और बुढ़िया का वाकया तो बहुत मशहूर है, बहुत से लोगों को सजा भी दी गई, बहुत से लोगों को माफ किया गया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस जो थी वॉज वेरी वेरिंग, कोई एक आप नतीजा नहीं निकाल सकते। फिर आप सबसे ये देखिए आर्गूमेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं जब इस्लाम स्टेट रिलीजन बना, खलीफा सामने आया, जब इस्लाम स्टेट रिलीजन बना, तब अब जब हुआ तब कैपिटल पनिशमेंट इसके लिए प्रिस्क्राइब हुआ। इसका क्या मतलब है, यानी व्हेन यू आर राइटिंग इन इस्लाम अगेंस्ट प्रॉफिट, इट मींस यू आर राइटिंग स्टेट। तो ये सेडिशन लॉ है, सेडिशन लॉ वहां है जहां इस्लामिक हुकूमत होगी, इंडिया में थोड़ी है। तो उन्होंने कहा ये सेडिशन लॉ है। सेडिशन लॉ आप कनाडा में बैठे वहां भी बहुत ही ड्रैकोनियन है, जैसे हमारे यहाँ अमेरिका में है, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह जब आप नेशन के खिलाफ लिखेंगे, स्टेट के खिलाफ लिखेंगे तो क्या होगा। तो तब ये हुआ। तो अब ये जो स्टेट नहीं है, इस्लामिक स्टेट नहीं है वहां, तो ये इस्लाम है नहीं, तो अब उसको नए तरह से देखने की जरूरत है। और किताब ये इन्होंने भी लिखा, मौलाना आजाद ने भी लिखा कि किताब का जवाब आप किताब से देंगे। देखिए आप, ये जो आप ताकत होती ना, आप आर्गुमेंट, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा हूं तो मैं गाली बक दूंगा या किसी को गोली मार देंगे। तो ये जो आप किसी को कत्ल करते हैं या किसी को फांसी चढ़ाते हैं, जो आपका इज्ज है, ये आपकी ताकत नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। मारना तो बहुत आसान काम है। इतने पैगंबर आए, क्यों आए भाई, अल्लाह मियाँ चाहते हर एक को मुसलमान कर लेते, लेकिन कर देते हो जाते, हो जा ये भी हो जाता, लेकिन पैगंबर भेजे इसलाह करना। तो लोगों को इसलाह करना बहुत मुश्किल काम है, मार देना सबसे आसान काम है। तो उन्होंने बताया ऐसी कब जब भी सूरत हाल हो तो आप दलील का जवाब दलील से, किताब का जवाब किताब से दे। तो इस तरह की मैंने कोशिश की कि सर सैयद को एक नए पर्सपेक्टिव में, जो मॉडर्न थिंकर थे, उसके सामने नेशन का उनका क्या कॉन्सेप्ट था, नेशनलिज्म या जिंगोइज्म, सिटीजनशिप क्या चीज थी। उस जमाने में सब चीजें बहुत फ्लक्स में थी, आपको पता है 18वीं सेंचुरी के सारे डेवलपमेंट है। सर सैयद ने कैसे उसको एंगेज किया। तो मैंने इस किताब को लिखने में इन्हीं चांद पहलुओं पर जोर दिया। जाहिर है 250-300 सफ़े की किताब, इसमें बहुत से सर सैयद का जो तालीमी नस्वां का तस्वुर है उसके बारे में गुफ्तगू है। आमतौर पर कहा जाता है, हाँ, अब आमतौर पर सर सैयद को जो है रन डाउन किया जाता है ना, कि अच्छा तालीम नस्वां के सिलसिले में जो सर सैयद के जो ख्यालात थे वो मेरे ख्याल में आज के दौर में बिल्कुल उनका उस तरह का जवाब नहीं है। वो कहते थे ट्यूटर बॉयज होम एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन देखिए जब इंग्लैंड गए वो 1870 में, सर सैयद तो 1870 में गए, उससे पहले बहुत से मुस्लिम सयाह गए थे, जैसे यूसुफ खां कम्बरपोश थे, तालिब आमली, ये सब लोग गए थे। ये लोग जब गए तो इन्होंने जो सफरनामे लिखे उसमें क्या लिखा, अंग्रेज औरतों की इनको नंगी टांगे दिखी, है ना, प्रॉमिस्कुअस है, यही सब गुफ्तगू करते हैं। तब से ये जब गए तो उन्होंने क्या लिखा कि देखिए जो मेरी मुलाजमा है वो अखबार पढ़ती है। जब पहली बार इंग्लैंड में उन्होंने कदम रखा, बल्कि पेरिस में, तो एक दुकान पे गए, उनको हैट खरीदना थी, तो वहां एक लड़की मिली जो चार दबाने जाती थी, तो उसकी बड़ी उन्होंने तारीफ की। तो वहां उनको कोई ऐसा नहीं लिखा कि ये औरतें वहां फ्लर्ट करती रहती थी, मेल गेज जो आप कहते हैं, मेल गेज बिल्कुल नहीं। तो औरतें जहां जहां उनको एम्पावर मिली उन्होंने बहुत जिक्र किया। तो शख्सियत को इस तरह से भी देखने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि इसमें ये चंद बातें आ जाएं। सर सैयद और हादी बहुत ने अच्छा। बहुत कुछ करें। जी जी। किबला अनीस रहमान भाई भी महफिल में शामिल हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस भाई भी आ गए। हाँ, और आपसे तो हम आजकल लोग बहुत सीखते हैं। हाँ, दिल्ली, मेरी किताब के तो रिव्यूअर भी थे, बिल्कुल। ने इन्हीं को भेजी थी किताब, इन्होंने उस पर पहले, किताब छपने से पहले यही रिव्यूअर थे, इनका रिव्यू मुझसे शेयर किया गया। वाह। अनीस रहमान साहब हमारे बहुत अच्छे नाकिद हैं, तर्जुमे किए इन्होंने बहुत, अभी गालिब पे किताब है अली पे इनका बड़ा जो काम गालिब, किया। वंडरफुल, हाँ, वंडरफुल बुक। उससे पहले हजारों ख्वाहिशें ऐसी थी वो। राबिया अल रब्बा हमारी दोस्त हैं, ये इस्लामाबाद से देख रही हैं और आपको कह रही हैं कि किताब का जवाब किताब से दें। वाह, बहुत अच्छी बात। और अम, अच्छा साहब, एक बहुत ही अलग सा वो है कि सहाफत और तनकीद से परे आपकी खाका निगारी पर भी बहुत असर रखती है, दिलदोज हुआ करती है। मुझे अम्मी के खाके ने रुला दिया था, कल ही हमने पढ़ा, अरे बहुत ही हाँ, जबरदस्त। यहाँ शाफिक किदवाई कोई और शख्स नजर आते हैं, क्या कहेंगे आप?
हाँ, ये तो है। जिस तरह की मैं जबान लिखता हूँ, लोग शाकी होते हैं कि मैं जबान बहुत मुश्किल लिखता हूँ, और उसमें हो सकता है सदाकत भी हो। मुझे लगता है इस तरह की जो तहरीरें होती हैं पर्सनल रिलेशंस पे बिल्कुल। होती हैं, तो आप अपनी बात करते हैं, उसमें तो थ्योरेटिकल बहसें होती हैं। अब देखिए, जबान का मामला है, मैं अपने को नहीं कहता हूँ, काजी अफजाल साहब के बारे में भी मैं बात करता हूँ, और भी लोगों के बारे में। तो देखिए, लोग जबान मबाहिस जो होते हैं वो नहीं समझते, है ना, जो थ्योरेटिकल पोजीशन से वो समझते नहीं, कहते हैं जबान बहुत मुश्किल है ना। वो जबान ये नहीं, अपना ये नहीं कहते मैं मबाहिस नहीं समझ रहा हूँ, जो डिस्कशन के पॉइंट है वो नहीं। हाँ, जाहिर है उसमें पर्सनल रिलेशनशिप होती है। तो मुझे लगता है मैं फिक्शन पे लिखता हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए फिक्शन में नस्ल कैसे लिखी जाती है। हम्म। अव्वाल में भी कभी कभी हाल आना चाहिए, हाँ है ना। हाँ, बिल्कुल। है ना, तो उसको भी तो पता चले कि आप लिख रहे हैं, तो आपको भी पता चले कि ऐसी नस्ल कैसे लिखी जाती। वाह। ड्रामे की नस्ल जैसे आप लोग लिखते हैं, तख्लीकी नस्ल भी कोई चीज होती है, तो उसमें आप लिखें तो अंदाजा बस है। ऐसी मूड, ऐसी कभी कभी लिख देता हूँ, कोई नहीं, ऐसी बड़ी मगर चीज खाका निगारी का जो ये मामला है, आपके अबुल कलाम कासमी का भी हमने पढ़ा, और भाई, बड़े भाई का, उनका भी पढ़ा। नहीं। तो इसके लिए थोड़ी सी संजीदगी की जरूरत है कि हाँ, आपने इसको साइड पे ही रखा। इस पे खाका निगारी पे भी आप, नहीं नहीं, अब तो क्योंकि जी थोड़ी फुर्सत है, खाका निगारी पे भी जी किताब आनी चाहिए। जी। जी जी, जरूर, शुक्रिया। लेकिन देखिए, मुझे ये तो खैर पर्सनल खाके थे, लेकिन उर्दू में जो लिखते हैं खाके, मतलब अपने को शामिल करके मैं कहूंगा, उसमें देखिए, जब हम दूसरे पे गुफ्तगू करते हैं तो असलन अपने पे गुफ्तगू करते हैं। फारूकी साहब इसलिए बड़े थे कि शक्कुन में मुझे छापते थे, है ना। हम जब लिखते हैं तो अपनी फजीलत का बयान करते हैं। ये मैं जावेद दारी साहब पे लिख रहा हूँ या अपने पे लिख रहा हूँ। जावेद दारी साहब मुझे मिले, मुझसे कहते हैं आपने बहुत अच्छा लिखा, तो मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ आपके हवाले से। हम लोग जो खाके लिखते हैं ज्यादातर, दो तीन, जावेद सिद्दीकी साहब की मिसाल आप छोड़ दें, गदनफर साहब, और भी लोग हैं, ज्यादातर लोग अपने बारे में लिखते हैं। अपने बारे में गुफ्तगू करना सबसे अच्छी चीज होती है, कानों हम्म। को मजा देती है, गुफ्तार मोहब्बत, है ना। तो ये मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। जिसपे आप फारूकी साहब पे लिख रहे हैं, तो फारूकी, नारंग साहब इसलिए बड़े थे कि वो उनका, आपने मजमून बहुत अच्छा लिखा, तो मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ या नारंग साहब की तारीफ कर रहा हूँ। इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है आमतौर पर जो खाके लिखते हैं वो अपने बारे में ज्यादा लिखते हैं, कि हम्म। मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। अरे भाई, हम जावेद दानी साहब के बारे में जानना चाह रहे हैं कि अपने बारे में जानना चाह रहे हैं? हम लोग बिल्कुल। कोशिश करते हैं अपने बारे में लिखते हैं, अपनी तमन्नाई फजीलतों का बयान होता है। जी। ख्वाजा नसीम अख्तर भाई कोलकाता से देख रहे हैं, और हाँ ख्वाजा हाँ, भाई अल्लाह बीमार बहुत हैं अच्छे आजकल, साहब। फिर भी इनका बड़ापन है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हाँ वक्त हाँ, दिया। कह रहे हैं कि ईमान की शाफिज। किताबें, मीरा जी पे किताबें बहुत प्यारे बहुत हैं। बहुत अच्छा। शाफिज साहब ने सर सैयद के हवाले से बड़ी पुरमग़्ज़ गुफ्तगू की है। इनकी मालूमात का दायरा काफ़ी वसी है। ख्वाजा नसीम अख्तर, कोलकाता। और हजरत ने वादा किया था कि मैं ज़रूर आऊँगा प्रोग्राम में। कल मैंने इनको जब फ़ोन किया तो पता चला कि तबीयत ख़राब है और आजकल बीमार हैं, और फिर भी वक्त निकाला इन्होंने। बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत ख्वाजा नसीम साहब भाई, आपका। बहुत। हाँ। अच्छा साहब, इनाम इकराम की देवी आप पर हमेशा मेहरबान रही है। बिलाशुबा आप मुस्तहक भी हैं। साहित्य अकेडमी से लेकर इकबाल सम्मान तक बेशुमार अवार्ड्स आपकी जंबील में मौजूद हैं। आपके दिल के नज़दीक कौन सा अवार्ड और क्यों है? देखिए, अवार्ड का मामला जाहिर है बड़े लोगों ने दिया, उसका तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है अवार्ड्स तो है ही है एक अहम बात, लेकिन मुझे लगता है मुझे जो सबसे बड़ा अपनी किताब पे जो अवार्ड मिला, वो मेरी किताब सवाने सर सैयद एक बादी थे। उसमें सलीमुर रहमान साहब ने जो तबसरा लिखा, मुझे लगता है वो तमाम अवार्डों से बेहतर है। वाह। वाह। क्योंकि सलीम रहमान साहब पे अगर कोई कोई बात लिख दे, मेरी किताब पे लिखा, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा अवार्ड है। और जाहिर है, अवार्ड मिलना ना मिलना, उसकी डायनामिक्स बिल्कुल अलग होती है। अलग होती है। उसका एक से या किताब से उसका ताल्लुक नहीं होता। वो बहुत से लोगों को अवार्ड नहीं मिला, वो बहुत बड़े अदीब हैं। जिन लोगों को अवार्ड मिल गया वो बड़े नहीं हो गए, बस एक पार्ट होता है। मैं जब कहता हूँ तो लोग कहते हैं भाई आपको तो मिल गया, तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, मुझे, लेकिन ये वाकया है कि अवार्ड की भी एक अहमियत होती है। लेकिन वो अवार्ड आपको, अगर आपकी तहरीर में दम नहीं है, कहने की बात हर आदमी कहता है, लेकिन असली चीज जो है आपको, अगर अप्रिसिएशन मिल जाए। जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था, मुझे रिटायर हुआ तो कम से कम 30-40 बच्चों ने उस पर, सबने, फेसबुक आप देख लीजिए, सबने बहुत। लिखा जो 30 साल पहले थे। यही हमारी असली धरोहर यही है। एक एक नक्काद की या एक अदीब की या एक शायर की, जो आपके बेलौस कारी हैं, वो आपको कैसे देख रहे हैं। अवार्ड की भी अहमियत है, मैं उससे ये नहीं कहता हूँ कि अवार्ड के कोई माने नहीं। साहित्य अकेडमी का बहुत बड़ा अवार्ड है, दिल्ली उर्दू अकेडमी, वो यूपी उर्दू अकेडमी का इनाम है। मोहसिन हमारे दोस्त हैं, उर्दू अकेडमी में थे हमारे। और ये इकबाल सम्मान, इन सबकी बहुत अहमियत है, लेकिन असल चीज जो है वो किताब है।
और जो भी आपने टूटा फूटा जो भी लिखा, शिकस्ता बस्ता, नारायण साहब के के अल्फाज में, अगर वो किसी को पसंद आ जाए तो वही, वो सबसे बड़ा बड़ी अवार्ड बात है, इससे जी। अवार्ड। जी जी। अच्छा साहब, किबला सुकून के लिए आप क्या करते हैं? पुरसुकून हैं आप? हाँ सुकून जी जी, सुकून। मैं म्यूजिक सुनता हूँ, म्यूजिक से मुझे अरे दिलचस्पी वाह, है। वाह वाह वाह। क्लासिकल से कुछ दिलचस्पी। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में जब मैं था, तो उसके पास में भातखंडे म्यूजिक कॉलेज है, तो मेरा वहाँ बहुत जाना होता था। एक साहब हमारे कौमियात में थे, चौधरी नसीर, वो तबले के बड़े माहिर थे, तो उनके साथ मैं गया। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों की सोहबतें देखी हैं वहाँ। बड़े बड़े लोग आते थे और सब। मैं, आप मुझसे कहें तो मैं गा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जो राग होते हैं उनके बारे में, या बता। उनमें क्या क्या होते हैं, कौन यमन कल्याण में माँ लगता है, तीर माँ है, या शीख माँ है, ये सब तीनों का मुझे थोड़े बहुत दिलचस्पी। तो क्लासिकल म्यूजिक में जरूर सुनता हूँ, कर्नाटक म्यूजिक से कुछ दिलचस्पी है सुकून के लिए। हाँ लाइट म्यूजिक दोस्तों, भी है। हाँ, इस बात की मैं तस्दीक करूंगा कि मेरा जब भी आवारगी में किसी म्यूजिशियंस को हमने बुलाया, तो शाफी भाई जरूर आए, और उस पर कमेंट भी बहुत जबरदस्त किया। और म्यूजिशियन भी घबराता था कि भाई ये बंदा कौन आ गया है, ये बिल्कुल। नहीं, जी, बहुत अच्छे नहीं, बड़े अच्छे कमेंट्स होते थे जी। और सक्सेस, कामयाबी आपके नजदीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं आप? जी जी, थोड़े बहुत तो है। और जो जो कुछ जितना हो सकता तो उतना तो नहीं हुआ, लेकिन कोशिश की कि जो कुछ थोड़ा बहुत लिख सके वो करें, और लड़कों की या बच्चों को जो कुछ चीजें जहाँ जानता हूँ थोड़ी बहुत वो पहुंच जाए। जाहिर परफेक्शन तो किसी को हासिल नहीं होता, लेकिन फिर भी जितना मैंने थोड़ा बहुत लिखा, उसका रिकग्निशन बहुत मिला। वाह। वैसा आप सब लोगों का वो है, सब लोग इसी का शिकवा करते हैं, मैंने बहुत लिखा और लोगों ने रिकग्नाइज नहीं किया। मुझे लगता है मैंने जो कुछ भी लिखा, चाहे अंग्रेजी में या उर्दू में, जितना मैं मुस्तैक नहीं था उससे कहीं ज्यादा मुझे लोगों ने रिकग्निशन। मोहब्बत की, रिकग्निशन मिला। ये भी जाहिर है अताए खुदावंदी है, एक कि उसमें नहीं होता। ये तो जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? रिग्रेट तो कोई खास ऐसी नहीं है, बस फिर जैसी है, फिर जिंदगी मिले अगर कभी, तो फिर इसी तरह से जीने का हौसला है कि जैसा वाह गुजरी है कोई इस्लाह की जरूरत नहीं है, जैसे थी वैसी फिर। वाह वाह वाह, जी जी। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा, कलीम हाजिक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, हाँ, पहली बार आए वो कलीम। कह रहे हैं कुछ गुफ्तगू कुछ ही सुन पाया हूँ, वो गनीमत है, शाफे साहब को देख लेना ही अब बड़ी बात है। अब ऐसी इल्मी शख्सियात अरे की जा रही हैं। जी, खुश हो गया। अरे बहुत शुक्रिया शुक्रिया जी कलीम जी। भाई। और जनाब, रिटायरमेंट के शब और रोज कैसे गुजर रहे हैं? क्या प्लान है? अभी तो कहीं हनीमून का मुख्ता दोहराने भाभी के साथ जा रहे हैं या नहीं? नहीं, वो तो शायद इरादा नहीं, लेकिन अभी मैंने बताया था ना कि 8 अप्रैल को जो जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की थी, सो डीन था मैं, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की, वो खत्म हुई है। वो 30 अप्रैल तक तो यहाँ हूँ, फिर फजील एकेडमी का मैं डायरेक्टर हूँ। वो शायद 3 साल का अपॉइंटमेंट है, वो जाहिर ऑनरेरी है, तो उसमें कुछ मसरूफियत रहेगी। फिर बेटे अमेरिका में रहते हैं, हो सकता है कुछ दिन के लिए मैं वहां चला जाऊँ। एक आध यूनिवर्सिटीज बाहर की हैं, उनसे भी ऑफर है, मैं देखता हूँ कहाँ जाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है बहुत काम है। अभी वो पेंगुइन वालों ने काम दिया है सरफरीद रीडर का, वो बड़ा काम है, उसमें मुझे लगना है। और 2-3 किताबें और हैं, एक मगर और 2 किताब इन अंग्रेजी में तमाम है। चीजों के साथ बेगम साहिबा को भी राजी रखने की जरूरत है, समझे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। जो आप 50 साल तक कम कम करते रहे हैं, तो ये बेहतरीन जी मौका है कि साहब हनीमून का मुख्ता दोहराया जाए, समझे जी। साहब? जी। बिल्कुल जी जी, वो अपनी खाते की तो तरह। दोस्तों, अब सवाल बंद, क्योंकि वक्त नहीं रहा। और किबला शाफिक किदवाई भाई, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया। आपने न सिर्फ आप अपना कीमती वक्त और वोट दिया, बल्कि बहुत सारी काबिल कद्र जानकारी भी अता की। कोई पैगाम देना चाहें तो मुख्तसरन, वक्त खत्म हो गया। नहीं नहीं, बस कोई पैगाम नहीं, जो गुफ्तगू हो गई बहुत है। पैगाम के लिए तो जाहिर है दूसरे लोग होते अच्छा। हैं। जी दोस्तों, आप शुक्रिया। सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा की शब आपकी और हमारी सुबह। आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को भी आवारगी पर राग़िब किया करें। और साथ ही यूट्यूब चैनल जो हमारी, उसको सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें, कि चिराग से चिराग ता देर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते अप्रैल 19,
19 तो आज है। अगले अगले हफ्ते हमारे मायानाज मेहमान होंगे मोहतरम प्रोफेसर तारिक चितारी भाई। ज़रूर शरीक हों, बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी और नॉवेल पे और अफसाने पे बात होगी। तो अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे हाँ अगर हाँ। ख्याल आया। तो किबला आप ज़रा सा रुकिए, मैं थोड़ी सी हम्म, इसमें कुछ काम कर लूँ, फिर 1 सेकंड आप होल्ड करें। और इसको मैं ज़रा सा